अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। वालेकुम अच्छा, सलाम। ठीक हो गया। तो कल हमने एंजाइना डिस्कस किया था और हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का। आज हम जो सेकंड ग्रुप है डिजीज़ की, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, हम आज उनको डिस्कस करेंगे। पर उनको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा जो कल ट्रीटमेंट थी उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और उसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो एंजाइना की हमने ट्रीटमेंट देखी थी। एक टेबल बनाया था और साथ ये फ्लो चार्ट से नीचे जो कहा था कि डिस्कस कर लें। तो बेसिकली ट्रीटमेंट जो भी है एंजाइना की, उसमें डिफरेंट हेडिंग से अगर आपसे ऑर्गेनाइज करें तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आते हैं, वो हमने ये डाल दिए थे यहाँ पे। Thirdly, immediate treatment of the disease, acute management with nitroglycerin, beta blockers, calcium channel blockers. Finally, if acute treatment तो acutely होती है, medical treatment if it does not work, then we proceed with invasive measures such as percutaneous coronary intervention or coronary artery bypass grafting. जितने भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं जो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होते हैं, उनको एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज या इन जनरल जितने भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं, उनकी कुछ सेकेंडरी प्रिवेंशंस होती हैं। ये सेकेंडरी प्रिवेंशन ना सिर्फ मायोकार्डियल इन्फाक्शन, एसीएस या एंजाइना में ज़रूरी है, ये हार्ट फेलियर में भी होती है। भाई आपका म्यूट हुआ है। ओहो सॉरी, थैंक यू मुझे बताने के लिए, मुझे पता नहीं लगा। अच्छा, मैं कह रहा था कि लास्ट टाइम हमने एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम डिस्कस किया था। उसमें हमने दो तरह के बताए थे, सॉरी, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज डिस्कस किया था। उसमें दो तरह के हमने डिविजन्स की थी, एक एंजाइना पेक्टोरिस है, दूसरा है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। आज हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम डिस्कस करेंगे, पर उसे डिस्कस करने से पहले एंजाइना की ट्रीटमेंट जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। तो एंजाइना की ट्रीटमेंट में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि ट्रीटमेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सेकेंडरी प्रिवेंशन, जिसमें ये चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी ये आ जाती हैं। देन देयर इज एक्यूट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज एक्यूटली विद नाइट्रोग्लिसरीन, लॉन्ग टर्म मेडिकल मैनेजमेंट में बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। फाइनली एक मेडिकल मैनेजमेंट पेशेंट नहीं करता, सर्वाइव या पर्सन सिम्टम कंट्रोल नहीं होते, so we will proceed to percutaneous coronary intervention or coronary artery bypass grafting. कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जितने भी हैं उन सब की एक फिक्स्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन इसलिए क्योंकि ये प्रिवेंटिव मेजर्स तब इंस्टीट्यूट होते हैं जब डिजीज प्रोसेस हो चुका होता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जिनमें सेकेंडरी प्रिवेंशन अप्लाई होती है, उनमें सिर्फ एमआई या एक्यूट कोई सिंड्रोम और एंजाइना नहीं आता, उनमें पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ भी आता है, उनमें स्ट्रोक भी आता है, इनमें हार्ट फेलियर भी आता है। तो ये जितने कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस हैं, इनमें कुछ सेकेंडरी प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ होते हैं। ये सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है, हमने लास्ट टाइम इसको, एक्सरसाइज। बिल्कुल एक्सीलेंट। तो एक्सरसाइज सबसे पहले हम और स्टार्ट डाइट। करेंगे डाइट। तो इसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है। दैट इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। इसमें एक्सरसाइज और डाइट तो आ गए। चलिए मैं हेडिंग में लिख लेता हूँ, ई एंड डी लिख लेते हैं, एक्सरसाइज और डाइट को एब्रीविएट करके। सो एक्सरसाइज एंड डाइट आर इम्पॉर्टेंट। और क्या है इसमें? स्मोकिंग सजेशन। स्मोकिंग सेजेशन, एक्सीलेंट। स्मोकिंग एंड अल्कोहल सेजेशन, एक और चीज़ हम डाल देते हैं क्योंकि अल्कोहल भी हार्ट को इफेक्ट करता है। सो स्मोकिंग एंड अल्कोहल सेजेशन। और क्या हो ओबेसिटी को सकता है? कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? ओबेसिटी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, एक्सीलेंट। डायबिटीज़ तो कंट्रोल, वैसे डायबिटीज भी है, लेकिन ओबेसिटी भी, बीएमआई ज्यादा होता है उससे भी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो बिल्कुल जाती हैं। बिल्कुल। जो पैथोफिजियोलॉजी है एथेरोस्क्लेरोसिस की, उसमें डायबिटीज़, लिपिड्स, ये सारे आते हैं, तो इनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ और क्या करेंगे? लो साल्ट इंटेक। ब्लड प्रेशर कंट्रोल। और आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही थी। लो साल्ट इंटेक इन द वर्ल्ड से।
अच्छा, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आप टाइप कर रहे हैं। Low salt intake. अच्छा, फिर भी मुझे क्लियर नहीं आई। चलो मैं बता देता हूँ बाकी, ताकि हम जल्दी जल्दी आगे मूव करें। डायबिटीज़ कंट्रोल, ब्लड प्रेशर, लिपिड कंट्रोल, या इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो मेडिसिन्स हैं जो ओवरऑल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को डिक्रीज़ करती हैं। वो कौन कौन सी हैं? Beta blockers. बीटा ब्लॉकर्स, बीटा एक्सेलेंट। ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स हो गए। और Aspirin. एस इनहिबिटर्स, एस्पिरिन और एस इनहिबिटर्स, ACEIS, एस इनहिबिटर्स। सो ये एक सेकेंडरी प्रिवेंशन है जो कोई भी पेशेंट अगर आता है जिसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, स्ट्रोक, इवन हाइपरटेंशन, MI, एंजाइना, हार्ट फेलियर, इनमें ये सारे सेकेंडरी लाइफस्टाइल मेजर्स इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल। अल्कोहल तो थोड़ी अमाउंट में अगर लिया जाए तो ये हमारी बीएमआई को और इसको कंट्रोल नहीं रखता, BMI कंट्रोल, और प्रॉब्लम अल्कोहल की वैसे। बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। जो मेडिकली डॉक्यूमेंटेड बेनिफिशियल इफेक्ट्स लो डोज में बिल्कुल हैं, पर यूजुअली जो पेशेंट्स जिनको एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ होता है ना, उसमें अल्कोहल जो है ना वो LDLs को इंक्रीज़ करता है। तो जब अल्कोहल एक पेशेंट यूज़ कर रहा है और उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, उसका ये मतलब है कि ये एक रिस्क फैक्टर है, बेनिफिशियल फैक्टर नहीं रहा। इसलिए इसकी क्वांटिटी को डिक्रीज़ करना है या ख़त्म करना है। लो डोज में बिल्कुल होते हैं, पर वो जिस डोज में कंज्यूम करने के मेडिकल बेनिफिट्स हैं, वो डोज उसमें यूजुअली जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या नहीं आता। जब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आ जाए तो इट्स अ रिस्क फैक्टर, नॉट अ बेनिफिशियल फैक्टर। ठीक है, तो डायबिटीज़ कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल और एस इनहिबिटर्स, ये दीज को हैंड इन हैंड। ठीक है, लिपिड्स कंट्रोल के लिए स्टैटिन यूज़ करते हैं, बेटा ब्लॉकर्स टू डिक्रीज हार्ट की ऑक्सीजन कंजम्पशन, एंड एस्पिरिन ताकि जो प्लैक का प्रोसेस है, लिपिड्स, स्टैटिन्स भी और एस्पिरिन दोनों प्लैक की जो प्रोलिफरेशन है उसको डिक्रीज करते हैं। तो एस इनहिबिटर्स और ये जो बाकी ड्रग्स हैं, इनके हम इंडिकेशंस आहिस्ता आहिस्ता बार बार डिस्कस करेंगे, पर आपने अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि दिस सेकेंडरी प्रिवेंशन इज स्टार्टेड इन ऑल पेशेंट्स हु हैव कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ठीक है, इवन इन पेशेंट्स में जो अभी हम आज ACS के डिस्कस करेंगे। तो ब्रीफ रिव्यू ऑफ द पैथोलॉजी। स्टेबल एंजाइना में वी सेड कि देयर इज एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक, जिसकी वजह से जब डिमांड इंक्रीज होती है तो सप्लाई इज नॉट एबल टू मैच, देयर इज इस्कीमिया, हाउएवर देयर इज नो इन्फेक्शन। द रेस्ट ऑफ दीज थ्री दे आर ग्रुप्ड एज टुगेदर एज एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, और इनमें जो मेन पैथोफिजियोलॉजी है दैट इज द सेम, दैट द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक इट बिकम्स अनस्टेबल के बाद देयर इज ischemia, and that ischemia may or may not lead to infarction. इस तरह we divide them into 3 of these categories. तो पैथोफिजियोलॉजी को छोड़ते हैं, क्लिनिकल साइड पे आते हैं। वी डिस्कस दिस केस yesterday जब हमने इस पेशेंट का डायग्नोसिस बनाया था। इस पेशेंट को आप जल्दी से देखें और आप मुझे बताएं कि बेस्ड ऑन जस्ट दिस हिस्ट्री व्हाट डज दिस पेशेंट हैव। MI. अनस्टेबल एंजाइना या एमआई। Acute coronary syndrome. Acute coronary syndrome. Unstable angina is an acute coronary syndrome. MI is an acute coronary syndrome. They are together grouped. लेकिन इनके डिफरेंशिएट करने के, क्या आप हिस्ट्री की बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि whether this is unstable angina और MI? ECG की बेसिस। आप नहीं कह सकते, मतलब इट्स मोस्ट लाइकली इज MI, बट जो क्लिनिकल डिफरेंशिएशन है दैट इज नॉट जस्ट द बेसिस ऑफ हिस्ट्री अलोन। ठीक है, तो दिस पेशेंट हैज़ एन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। आपके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ये पेशेंट आया है, हाउ विल यू प्रोसीड? दैट इज द क्वेश्चन। पहले वाइटल्स ले लेंगे। एक्सीलेंट, सो यू विल स्टार्ट विद ए एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में आपने बताया कि यू विल टेक वाइटल्स। बेहतरीन। और ECG. ठीक है, तो एग्जामिनेशन के बाद एक इन्वेस्टिगेशन भी आ गई, दैट इज ECG।
चलें एग्जामिनेशन को पहले पूरा करते हैं। एग्जामिनेशन में आप बताएं कि वाइटल्स के अलावा और क्या आप इस पेशेंट में असेस करेंगे? चेस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है, एक्सीलेंट। सो ए रेलिवेंट चेस्ट एग्जामिनेशन या सिंपल चेस्ट या सीवीएस एग्जामिनेशन, आई थिंक इसको हम चेस्ट एग्जामिनेशन लिखते हैं क्योंकि सीवीएस के साथ साथ आप हार्ट लंग साउंड भी सुनेंगे। सो वाइटल्स चेस्ट एग्जामिनेशन। और क्या असेस करेंगे इस पेशेंट में जल्दी से, मतलब 3 चीज़ें आप। साइनोसिस एडिमा, सो अ रेलिवेंट जीपीई। ठीक है, इधर लिख लेता हूँ रेलिवेंट जीपीई। ये चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट हैं आपको, ये क्या बताएंगी? कि पेशेंट हार्ट फेलियर में तो नहीं जा रहा। एक्सेलेंट। सो व्हाई डज द पेशेंट हैव हार्ट फेलियर? एक ये हमें डिफरेंशिएशन पता लग गया। इन क्वेश्चन मार्क को भी मैंने लगा दिया, ये हम डिस्कस करेंगे एंड पे जब हम डिफरेंट प्रेजेंटेशंस हार्ट फेलियर की सॉरी इसकी एक्यूट कॉर्नियल सिंड्रोम की देखेंगे, तब ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो रेलिवेंट क्विक एग्जामिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। आफ्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट, आपने पेशेंट को एग्जामिन किया, यू आर थिंकिंग क्लिनिकली दिस इज एन एक्यूट coronary syndrome. What is the first investigation which you would like to order in this patient? A 12 ECG. A ECG. 12 lead ECG, excellent. So the first and foremost ECG, the first investigation ordered in such a patient is an ECG. ठीक है, ECG अगर पॉजिटिव आता है, मैं अभी ये नहीं कह रहा पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है, ECG अगर पॉजिटिव आता है तो देन व्हाट इज द नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन विच यू वुड लाइक टू ऑर्डर टू कंफर्म योर डायग्नोसिस? Cardiac troponins, excellent. So cardiac troponins, specifically cardiac troponins are the biomarkers or the enzymes which you would like to order. ठीक हो गया। एग्जाम ACS का डायग्नोसिस जो है वो इस बेसिस पे हो जाता है। आप डायग्नोसिस हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशंस आपने ऑर्डर कर ली, इन्वेस्टिगेशंस आपने रीड कर ली, तो फिर उसके बाद आप ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट की। ट्रीटमेंट होगी एक्यूट सेटिंग में। याद रखना मेडिसिन में जब भी कोई आपके पास एक्यूट प्रेजेंटेशन होगी, इट विल रिक्वायर एन एक्यूट मैनेजमेंट। पेशेंट को एक एपिसोड हुआ है, अटैक फ़ौरन हुआ है, इमरजेंसी में आया, मोस्ट लाइकली प्रेजेंटेशन क्लिनिकल सजेस्ट करी एक्यूट है तो उसकी मैनेजमेंट भी एक्यूट होगी। फिर एक्यूट के बाद एक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट होगी। तो मैनेजमेंट डिस्कस करने से पहले हम ECG डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि ECGs क्लिनिकली इंपॉर्टेंट हैं ही हैं, वाइवाज पेपर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ECG आपको पता होना चाहिए कि रेलिवेंट ECG एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में क्या हो सकती है। ठीक हो गया, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम और उसके साथ ECG। 12 लीड ECG होती है, आपने खुद बताया, ठीक है। उनमें कुछ होती हैं चेस्ट लीड्स और कुछ होती हैं लिम्ब लीड्स, ठीक है। तो जो 12 लीड ECG होती है उसमें 6 चेस्ट लीड्स होती हैं, V1, V2, ये इनकी पोजीशन है रिगार्डिंग द इंटरकॉस्टल स्पेसेस 3, 4, 5 एंड 6। इसके अलावा क्या 4 लिम्ब लीड्स होती हैं और 6 4 2 बाकी जो हैं 3 होती हैं, चलो मैं गलत बता रहा हूँ, 3 लिम्ब लीड्स होती हैं और 3 फिर ऑगमेंटेड लीड्स होती हैं जो कॉम्बिनेशन से बनती हैं। मतलब V1 एक इलेक्ट्रोड है, ये पिक करेगा खुद, ये इस तरह ये इंडिविजुअल लीड्स हैं। 3 लिम्ब लीड्स होंगी और बाकी जो 3 एक्स्ट्रा हम 12 लीड कहते हैं ना, 3 लिम्ब्स, वो एक्चुअल लीड्स नहीं होती, पेशेंट पे इलेक्ट्रोड्स नहीं लगते उन पे, लेकिन वो जो बाकी लिम्ब लीड्स होती हैं उनका कॉम्बिनेशन से उनका वोल्टेज निकालते हैं। तो 6 लीड ECG, 6 चेस्ट लीड्स, 3 लिम्ब लीड्स एंड 3 अदर लीड्स। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड ECG जो एक नॉर्मल पेशेंट में आपको मिलना चाहिए, ठीक है। ECG पेपर जो होता है उसकी स्पीड हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। जो नॉर्मल वेव्स होती हैं, दीज आर द वेव्स, P वेव्स, अ Q वेव, एन R वेव, एन S वेव। उसके बाद एक सेगमेंट आता है जिसको ST सेगमेंट कहते हैं, फिर T वेव है, फिर एक U वेव है, फिर थोड़ा सा पॉज, देन अगेन द साइकिल कंटिन्यूस। जब भी बेसलाइन से कोई एलिवेशन ऊपर नीचे कुछ होगा, इट इज़ कॉल्ड अ वेव। और 2 वेव्स के दरमियान जो बेसलाइन एक होती है, या स्टार्टिंग फ्रॉम वन वेव एंड टू द नेक्स्ट वेव, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड इंटरवल।
दिस इज़ अ नॉर्मल ईसीजी जो आपको आप देखते आए, आपने सेकेंड ईयर में भी ये पढ़ा था। वेव्स मुझे उम्मीद है कि अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पी वेव किस वजह से है, क्यू आर एस किस वजह से है, टी किस वजह से है, या ये हम जो है ना नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। तो ये एक टिपिकल ईसीजी है जो आपको मिलती है एक नॉर्मल पेशेंट में। अब आप मुझे बताएं कि एसीएस के तीन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या आता है Unstable ACS? angina, ठीक है, STEMI and NSTEMI. स्टेमी एंड अनस्टेमी। तो तीन चीज़ें हमने देख ली, अनस्टेबल एंजाइना, स्टेमी एंड एनस्टेमी। स्टेमी से क्या बनता है? व्हाट डज स्टेमी स्टैंड फॉर? ST elevation. ST elevation, myocardial infarction. बिल्कुल, और एनस्टेमी का मतलब है नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। ठीक है, इन दो की जो है वो डिफ्रेंशिएशन काफ़ी क्लियर है कि अगर एक पेशेंट में एस टी सेगमेंट एलिवेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी क्या है, दैट इज़ एस टी एम आई। इफ़ अ पेशेंट हैज़ नॉन एस टी एलिवेशन नहीं है, उसके अलावा बाकी चेंजेस हैं, एंड टी वेव इन्वर्जन है, एस टी डिप्रेशन है, तो दैट इज़ एन नॉन स्टेमी, मतलब एस टी एलिवेशन नहीं है, बाकी कुछ है। देन देर इज़ दिस थर्ड थिंग, अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना और एनस्टेमी की जो ईसीजी चेंजेस हैं, दे कैन बी द सेम। ठीक है, अभी सिर्फ इतना, इससे हम थोड़ी सी देर बाद बाकी क्लैरिफाई करेंगे। तो ईसीजी चेंजेस देख लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एसटी एलिवेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय एसटी डिप्रेशन। ठीक है, लुक एट दीज थ्री क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, दिस इज अ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, पी है, इसमें क्यू वेव नहीं है लेकिन ये आर वेव नज़र आ रही है, एक एस वेव है, एंड देन वी हैव अ टी वेव। तो इस पेशेंट में आप देखें कि जो पी और आर वेव है, दिस इज द पी वेव ना, एंड दिस इज द आर वेव, इसके दरमियान एक रिलेटिवली स्ट्रेट सेगमेंट आ रहा है जो ना ऊपर है ना नीचे है। ठीक है, इसको हम इसके साथ कंपेयर करते हैं एस टी सेगमेंट को, यानी कि एस वेव जब स्टार्ट होती है और टी वेव के स्टार्ट होने के बाद जो दरमियान में जो सेगमेंट है, अगर ये उस प्रीवियस सेगमेंट से नीचे है, देन वी कॉल इट एज एस टी डिप्रेशन। ठीक है, हम इस नॉर्मल को आपस में कंपेयर करें तो इन दिस नॉर्मल ईसीजी यू कैन सी दैट दिस पार्ट ओवर हियर, ये जो है, एंड दिस पार्ट ओवर हियर, दे आर इन द सेम लाइन। तो इस पेशेंट का क्या एस टी सेगमेंट क्या है, मतलब क्या रिलेशन है दैट आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, इस दिस लाइन ओवर हियर, मतलब एलिवेटेड है एसटी सेगमेंट, डिप्रेस्ड है, क्या है, नॉर्मल है। दिस इज अ नॉर्मल और एन आइसोइलेक्ट्रिक एसटी सेगमेंट। ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल और एन आइसोइलेक्ट्रिक एसटी सेगमेंट। नाउ कंपेयरिंग इट इस ईसीजी में या इन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस में हम देखें तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, द एसटी सेगमेंट इज डिप्रेस्ड। डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको आप छोड़ दें, बट इसको हम करीब से देखते हैं तो वी कैन क्लियरली सी दैट दिस लाइन, दिस पॉइंट इज अप, ये ऊपर है, और द एस टी सेगमेंट कंपेयर टू दिस आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, दिस लाइन ओवर हियर, इट इज डिप्रेस्ड। सो दिस इज एस टी डिप्रेशन। ठीक हो गया। एस टी डिप्रेशन Yes. किन दो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स में दिखाई देगी? Unstable angina and NSTEMI. अनस्टेबल एंजाइना एंड एनस्टेमी, इन दो में आपको एसटी डिप्रेशन मिलेगी। लेट्स टेक अ लुक एट द अदर काइंड, थर्ड काइंड ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। दिस इज एन अगेन अ नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दिस इज द पी वेव, दिस, इसमें क्यू नहीं है, आर है, अ स्मॉल एस वेव, एक एस टी सेगमेंट है, और हमें टी वेव मिलती है। तो ये रेड है, मैं ब्लू मार्क कर लेता हूँ। आप मुझे बताएं कि in this QRS complex is the ST segment elevated or depressed? It's baseline. Baseline, बिल्कुल, the ST segment in this case is baseline, ऐसे ही है। This is a normal QRS complex. What is happening in this QRS complex? ये वाला जो है, this one, Upsloping. upsloping। ठीक है, एक तो चीज़ आपको एक upsloping मिल रही है, और क्या है? T wave elevation. टी वेव एलिवेशन है। सच टी वेव का एम्पलीट्यूड आप कंपेयर करें तो ज़्यादा हुआ हुआ है, इट्स इंक्रीज्ड, आपको देख के पता लग रहा है।
इस तरह की टी वेव को क्या कहते हैं? Tented T Tall wave. and tented टेंटेड waves. टॉल वेव और हाइपर एक्यूट टी वेव. ठीक है, दिस इज अ टी वेव. लेट्स टेक अ लुक एट दिस ईसीजी और दिस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो नीचे वाला है. व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स? Elevated ST segment. Elevated ST segment. आप ये देखें कि दिस वाज द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन विच वी मेंशन, जिससे हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं. और ये क्यू वेव तो इसमें है नहीं, आर वेव इतना ऊपर तक गई है और उसके बाद यहाँ तक उसकी मैक्सिमम डाउन स्लोप थी, फिर ये और फिर ये एक टी वेव आ गई है. तो दिस पेशेंट हैज़ एन ST segment elevation. दिस QRS complex has an elevated ST segment. ठीक हो गया, ये एलेक्ट्रिक ST segment था. अच्छा, इस ECG में क्या हो रहा है? इस वाली में इस QRS कॉम्प्लेक्स में Elevated है. एलिवेटेड ST segment अगेन ST. और क्या है? और T क्या wave है? inversion. टी वेव इन्वर्जन. T wave inversion. बिल्कुल. आप इसमें देखें कि ये ST segment था और उसके बाद एक टी वेव आई थी. इसमें ST segment एलिवेटेड है, नॉर्मल बेसलाइन पर आ रहा है, पर उसके बाद एक इन्वर्टेड टी वेव के लिए एंड देन द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट्स अगेन. ये देखें. So this patient has an ST elevation and a T wave inversion. And lastly, या second lastly, इसमें देख लेते हैं इस QRS कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है. इस वाले में ST segment elevation and T wave inversion. T wave inversion. क्या ये दोनों ECG सेम है या QRS कॉम्प्लेक्सेस सेम है? इस नीचे वाले में यहाँ क्यू पे Q कॉम्प्लेक्स बहुत है, क्यू वेव है. Q prominent. Q wave है. Excellent. So a Q wave, an ST segment elevation and a T wave inversion. बिल्कुल ऐसे ही है. हाँ. और ये आखिरी दो QRS कॉम्प्लेक्सेस मैं ही आपको बता देता हूँ. दोनों में Q wave आ गई है, ST segment नॉर्मलाइज हो गया है. एक में T wave inversion थी, एक में T wave नॉर्मल हो गई है. तो ये ECGs को देख के आपको क्या लगता है कि अगर एक एक्यूट कॉर्नियल सिंड्रोम इस पेशेंट को है तो विच एक्यूट कॉर्नियल सिंड्रोम डज दिस पेशेंट हैव? STEMI. STEMI, ST elevation myocardial infarction. These are the typical changes which occur in a patient who has ST elevation myocardial infarction. ठीक है. Before an MI or before a STEMI, the ECG or a QRS complex is normal. Minutes afterwards क्या होता है? ST segment elevate करता है और T wave लंबी हो जाती है, हाइपर एक्यूट, टॉल और टेंटेड हो जाती है. Hours afterwards the changes remain same, T wave inversion आ जाती है. And days and weeks afterwards which change occurs? क्या होता है? डेज और Q वीक्स wave बाद appears. Q Q wave wave. हो जाती है. बिल्कुल. ST जो है T wave जो है वो या तो इन्वर्ट हो जाती है या नॉर्मल रहती है. नॉर्मलाइज हो जाता है. तो दीज आर द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस which happen in a patient who has ST elevation myocardial infarction. ST depression आपने देख ली, नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स देखा, ST depression देखी, ST elevation देखी. अब हम कुछ डिफरेंट ECGs देखते हैं और उनमें मॉर्फोलॉजीज डिस्कस करते हैं. अच्छा, इसको हमें करना चाहिए था इस तरह और ये. ठीक है. इन दो को भी इग्नोर करें, इन दो में हम अभी बाद में आते हैं. आप मुझे बताएं कि इन ECGs में क्या एबनॉर्मलिटीज़ हैं, QRS कॉम्प्लेक्सेस में, सॉरी नॉट ECGs, लेफ्ट वाली में और राइट वाली में. Left में ST segment elevation है. ठीक है. तो दिस With इज tall and tinted T wave. Q wave बहुत सारा एक्सेलेंट. देखो Q R T wave यहाँ पर and an ST segment is elevated. This ECG shows an ST segment elevation. और अगली वाली में क्या है? Depression. Q wave डिप्रेशन. नहीं है. Q wave Depression and नहीं है. Inversion of T wave. एक्सेलेंट. देखो ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट था, ये ST सेगमेंट आ गया और यहाँ पर एक इन्वर्टेड T वेव है. तो these two ECG QRS complexes they show opposite things. ठीक है. लेफ्ट साइड वाली is an ST segment elevation और राइट वाली is an ST segment depression. ठीक हो गया. यस. अब हम इन ECGs को देखते हैं. ECGs कह रहा हूँ, QRS कॉम्प्लेक्सेस को देखते हैं. इस QRS कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है?
Tall intended D wave. टॉल इंटेंटेड टी वेव। और कुछ है? Plus elevation. ST segment elevation. elevation. एक्सीलेंट। ये देखो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन हमने ड्रॉ की, एक कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ये नीचे आ ही नहीं रहा। दिस इज एन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एंड ए टॉल टेंटेड टी वेव। और क्यू वेव भी बहुत ज्यादा prominent Q है। भाई wave इसमें भी आर बहुत वेव common किधर है? इसमें आर वेव किधर है? इसमें आर वेव नहीं है। ओहो, एक सेकेंड, इसको मैं फिक्स कर लूँ। देखो पी वेव हम अभी अभी ट्रेस कर लेते हैं वेव्स को। दिस इज़ अ पी वेव, ठीक है। पी वेव की मॉर्फोलॉजी भी ऐप नॉर्मल है, इसको हम बाद में कभी देखेंगे दोबारा। तो पहली वेव जो आती है डाउनवर्ड, दैट इज़ अ क्यू वेव। क्यू वेव के बाद जो ऊपर जाती है दैट इज़ एन आर वेव। आर वेव है, ठीक है, इसमें एस नहीं है। आर वेव नजर आई है अभी आपको? जो फर्स्ट डाउनवर्ड है ना, दैट इज द क्यू, और क्यू के बाद जो अप स्लोपिंग आती है दैट इज द आर वेव। तो आप इसमें देखो एसटी सेगमेंट इतना एलिवेट हुआ है कि आर वेव के टॉप से ही आगे एसटी सेगमेंट शुरू हो गया। ये बात आपको समझ आई है? जी ठीक है। ठीक है, पी वेव, क्यू वेव, आर के बाद इस तरह नीचे एस आता है और फिर एस टी सेगमेंट एलिवेशन आ जाती है। लेकिन इसमें है ही इतनी ज़्यादा एस टी एलिवेशन है कि आर आगे साथ ही एस टी बन गई है। तो दिस इज़ एन एस टी एलिवेशन। इसमें भी आप देखें, इसमें भी आपको सेम चीज़ मिल रही होगी। आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से ड्रॉ करें तो एस टी सेगमेंट इज़ एलिवेटेड, और क्यू आर एस टी सेगमेंट एलिवेशन। आगे चल के देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें एसटी एलिवेशन, ST पी elevation वेव टॉल इंटेंटेड है। बिल्कुल, एक स्मॉल क्यू वेव है, एक आर पी का आ रही है, फिर ये देखें एक छोटी सी एस वेव भी आ रही है, और फिर एस और टी आर सेगमेंट एलिवेटेड है। आर का एम्पलीट्यूड कम है ना? कम है, काफ़ी कम है कंपेयर टू द टी वेव। आर का एम्पलीट्यूड कम है, या हम दूसरी तरह कहें टी वेव बहुत ज़्यादा बड़ी है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस टी सेगमेंट एलिवेशंस। मतलब बुक्स में एक तरह की ड्रॉ हुई भी होती है। दीज आर ऑल एस टी सेगमेंट एलिवेशंस। इन इस ECG भाई को इसमें ये जो पहली दो है स्पेशली, इनमें क्यू वेव बहुत ज्यादा नीचे गई हुई है। क्यू वेव बहुत ज़्यादा नीचे गई हुई है, बिल्कुल गई हुई है। अच्छा, इसको मैं अभी थोड़ा सा ना, जब हम ECG डिस्कस करेंगे तब बाद में भी क्लियर कर दूंगा। ये हो सकता है क्यू वेव हो, या ये जो है मतलब ये नॉर्मल क्यू वेव भी हो सकती है, ये पैथोलॉजिकल क्यू वेव मतलब MI वाली क्यू वेव भी हो सकती है। तो अभी इस वक्त आप क्यू वेव्स पे ना, मैं कहूँगा फोकस ना करें। बिल्कुल बहुत बड़ी क्यू वेव है, पर ज़रूरी नहीं है कि ये पैथोलॉजिकल हों या पैथोलॉजी वाली क्यू वेव्स हों। तो इन वेव्स को अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे। ये वो MI वाली वेव्स ऊपर वाली नहीं है जो हमने देखी थी, ठीक है। हो सकती हैं, लेकिन अभी इनको क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ECG के टॉपिक में ही जाके डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ST सेगमेंट्स पर आप फोकस करें, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ST सेगमेंट एलिवेशंस जो मिलती हैं, जो मिल सकती हैं। ST सेगमेंट एलिवेशंस, ST सेगमेंट डिप्रेशंस में आपको क्लैरिफिकेशन हुई है, समझ आई है कि कैसी नज़र आती हैं, कैसी दिखती हैं? भाई Yes. पूछें। जो अभी आपने ये जो नीचे 5 पिक्चर्स जो अभी आपने स्टार्ट की थी, इसमें जो पहली पिक्चर है, जी जी, इसके अंदर हम लोग ये कह सकते हैं ये वाली बिल्कुल जो लेफ्ट मोस्ट है ऊपर, बिल्कुल। इसमें हम ये कह सकते हैं एसटी सेगमेंट जो है वो बिल्कुल खत्म हुआ है, लॉस हुआ है उसका। देखो लॉस का क्या मतलब है? लॉस का मतलब कि है ही नहीं। इसमें तो ST सेगमेंट है। ये वो क्यू के बाद सॉरी आर के बाद बिल्कुल आगे टी स्टार्ट हो जाती है, तो एस और जो टी का जो सेगमेंट है, ठीक है, आप चलो इसको दोबारा से हम ट्रेस कर लेते हैं। क्यू है, आर है। अब इसको देखो कि आप ये नीचे गई ECG, ऊपर आया यहाँ तक, उसके बाद आप सही कह रही हैं कि बिल्कुल जो है ना एक वो शुरू हो गया है। पर इन एनी केस कहीं ना कहीं आर वेव तो ख़त्म हो रही है ना, और टी वेव स्टार्ट हो रही है। ये आर वेव बिल्कुल टी वेव के अंदर जा रही है, उन दोनों के दरमियान एक कॉन्टीन्यूटी ख़त्म हो गई है। लेकिन आर और टी वेव के फिर भी दरमियान, या QRS कॉम्प्लेक्स के और टी वेव के दरमियान एक सेगमेंट तो होता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंटली करता हूँ। मुझे समझ आ रही थी। अच्छा, आप अगली ECG को ज़रा देखो। अगली ECG में बेशक एक क्यू वेव है, एक आर वेव है, आर इसमें थोड़ा सा नीचे आया है,
बट देन अगेन एक स्लोप तो आई है ना, और फिर क्यू वेव शुरू हुई। अब आपको क्या पता है इसमें एस टी सेगमेंट अगर है तो कहाँ ख़त्म हो रहा है क्यू वेव, सॉरी टी वेव कहाँ शुरू हो रही है, उसने क्लियरली आप नहीं कह सकते, लेकिन आपको इतना ज़रूर पता लग रहा है कि ये लाइन जो एक नॉर्मल ईसीजी में बेस लाइन पे आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही। ये जो पार्ट है इसमें से अगर नॉर्मल होता उसको नीचे आना चाहिए था। हमने ऊपर ये देखा है कि नॉर्मल जो होता है वो बिल्कुल बेस लाइन पे आ जाता है, ये बेस लाइन पे नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो नॉर्मल सेगमेंट होता है वो एसटी सेगमेंट होता है, और अगर वो बेस लाइन को टच नहीं कर रहा तो इसका मतलब है वो एलिवेटेड है। ठीक है, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि वो लॉस हुआ, बस यही लॉस कहेंगे कि नहीं वो है, एलिवेटेड है। क्योंकि देखो नॉर्मल, हम नॉर्मल से कंपेयर करके कह रहे हैं ना, नॉर्मल में इन दोनों को बराबर आना चाहिए था। अब चूंकि वो ऊपर है तो इसका मतलब है कि दिस पार्ट ओवर हियर इज एलिवेटेड, तो दिस इज एन एस टी सेगमेंट एलिवेशन। हालांकि हमें कंटिन्यूटी का पता नहीं लग रहा कि इस वक्त टी वेव इधर है, आर वेव कहाँ ख़त्म हुई, एस टी सेगमेंट कहाँ है, टी वेव, पर हमें इतना पता है कि इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इट शुड हैव बीन हियर, मतलब along this line, but it's not, so it is elevated. भाई वैसे भी अगर हम कंपेयर करें, अगर हम लोग राइट और लेफ्ट को कंपेयर करेंगे तो एस टी सेगमेंट जैसे हमें राइट वाली में ना एस एलिवेशन मिल रही है, लेकिन आप अगर राइट वाली कोई मजीद एलिवेट कर देते हैं तो एस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें लग रहा है कि वो है नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है। बिल्कुल। अब इसमें वो ये कहना चाह रही हैं कि आप इस ब्लैक लाइन को थोड़ा फॉलो करें, और ये देखें ये नीचे से आके इधर जा रही थी, अगर इस एस टी सेगमेंट को हम थोड़ा सा और एलिवेट करें तो वो इस तरह बन जाएगा। क्या उसमें अगेन आपको कहाँ ये आर वेव ख़त्म हो रही, कहाँ टी शुरू हो रही है, आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन वो एलिवेशन, तो ये एलिवेशन बढ़ती जाती है। ये डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज़ हैं जो एक एस टी सेगमेंट एलिवेशन की हो सकती हैं। ठीक है, शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, हम इसको बार बार कोशिश करेंगे कि जब इसी भी डिस्कस करें इनको बार बार देखें ताकि हमें समझ आए कि वेव्स की मॉर्फोलॉजीज़ कैसी हैं और कैसे ये एक दूसरे में मतलब मिक्स हो सकती हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, बेशक ज़्यादा क्लियर ना हुआ। अब इस थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ अभी चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये थी एस टी सेगमेंट एलिवेशंस, एस टी सेगमेंट डिप्रेशंस जो अभी हमने देखी हैं। अब ईसीजी के अंदर होती हैं 12 लीड्स, 12 लीड्स होती हैं ना ईसीजी के अंदर जी। तो ये चेंजेस हमें किस लीड में नज़र आनी चाहिए, सवाल ये बनता है। एस टी सेगमेंट एलिवेशन या एस टी डिप्रेशन हमें ये बता देगी कि अनस्टेबल एंजाइना है, अनस्टेबल एंजाइना स्लैश एनस्टेमी है या स्टेमी है, पर क्या ये चेंजेस हमें हर लीड में नज़र आएंगी या सिर्फ चंद एक में नज़र आनी चाहिए? पर्टिकुलर लीड में नजर आएगी जो उस पार्ट ऑफ द हार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। बिल्कुल। तो ईसीजी की प्लेसमेंट हमने देखी है अभी। लीड्स की, चेस्ट लीड्स की बात करते हैं। ठीक है, चेस्ट लीड्स की जो है ये V1 से लेके V6 तक ये एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द हार्ट के अंदर पड़ी हुई हैं, और ये चेस्ट लीड्स एक स्पेसिफिक पार्ट को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हार्ट अगर मैं गंदा से ड्रॉ करूँ, इधर पड़ा हुआ है, तो यू कैन सी कि V1 जो है वो राइट साइड को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही है, V6 जो है इसकी लेफ़्ट साइड को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही है, V2 और V3 बिल्कुल हार्ट के ऊपर पड़ी हुई हैं। ऐसे ही है ना? तो डिपेंडिंग अपॉन की जो चेंजेस हैं, जो एथोसेरोटिक प्लैक रप्चर हुआ है जहाँ पे वो इस्कीमिया या इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, वो जिस जगह पे हैं उसी लीड में चेंजेस आएंगी। हमारे लिए इस वक्त चैलेंज ये है कि हम ये समझ सकें कि किस लीड के अंदर चेंजेस आएंगी, तो हार्ट की कौन सी जगह इन्वॉल्व हो रही है, कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, और उस पार्ट को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है। ठीक है, इस वक्त हमने ये समझना है, ये सबसे ज़रूरी है समझना। ठीक हो गया, तो चलो हम जल्दी से हार्ट की ब्लड सप्लाई देख लेते हैं एक बार, और फिर हम बाकी चेंजेस ईसीजी लीड्स की देखते हैं। दिस इज द सप्लाई ऑफ द हार्ट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे रखता हूँ। ठीक है, एक इस आपको पता है कि हार्ट को दो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। वन इज़ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, दिस वन ओवर हेयर, एंड वन इज़ द राइट कोरोनरी आर्टरी, दिस वन ओवर हेयर। ठीक है,
अच्छा, हार्ट की एनाटमी जब हम इस तरह डिस्कस करते हैं तो आपको पता है कि 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, और बाकी एक बेस होता है हार्ट का, एक एपिक्स होता है। वो तो ठीक है। हार्ट को जब हम दूसरी तरह ईसीजी के लिए, आपने वैसे भी एनाटमी पढ़ा होगा कि वेंट्रिकल्स और एट्रियम को हम दूसरी तरह अगर करें तो हम हार्ट की कुछ वॉल्स कहते हैं। हार्ट को अगर ऐसे पिरामिड लें तो एक एपिक्स है, एक उसकी बेस है, और कुछ सर्फेसिस हैं या हार्ट की वॉल्स हैं। इस वक्त जो हमें सबसे आगे सामने नज़र आ रहा है, जो बिल्कुल ये पार्ट है, व्हाट इज़ दिस पार्ट, या इसका क्या रिलेशन है? ये बेस है, एपिक्स है, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, क्या है? एंटीरियर एंटीरियर। सो दिस पार्ट इज द एंटीरियर पार्ट। बिल्कुल ये हार्ट का एंटीरियर है, बिल्कुल ये वाला पार्ट इन्होंने मेंशन किया हुआ, दिस इज द एपेक्स। बेस कहाँ होती है, ये किससे बनती है? ऊपर ट्रंक्स आ रहे हैं, हाँ। ऊपर जो ट्रंक्स आ रहे हैं, गुड, दिस इज द बेस ऑफ द हार्ट। तो एंटीरियर, एपेक्स और आपने बेस देख लिया। अब हम हार्ट की राइट वॉल देखते हैं, ठीक है? ये राइट वॉल है हार्ट की, दिस एरिया ओवर हियर। ये किससे बना होता है? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, एक्सीलेंट। और जो लेफ्ट वाला वॉल, लेफ्ट वॉल है, दिस वॉल ओवर हियर, ये किससे बना हुआ है? लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। बिल्कुल, वेंट्रिकल मोस्टली। तो नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है, ऊपर लेफ्ट एट्रियम है। तो आपको खुद समझ आ रही है कि हार्ट की अगर हम इस लिहाज से बाउंड्री की एनाटमी देखें तो लेफ्ट, एंटीरियर, पोस्टीरियर, एपिक्स और बेस। अब हमने ईसीजी की जो लिम्ब प्लेसमेंट देखी थी, अगर मैं इसके ऊपर कोशिश करूं कि लिम्ब प्लेसमेंट हम किसी तरह ड्रॉ कर लें, तो आप मुझे खुद बताएंगे कि कौन सी लीड किस पार्ट को देख रही है हार्ट के, ठीक है? सो पहली लीड ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, कोई थोड़ा सा शाइनी कलर्स हो, दिस विल बी गुड। अच्छा, सो लीड V1, अगर हम कहेंगे दिस इज़ द मेन्यूब्रियम स्टर्ना है, ये इसके ऊपर मेन्यूब्रियम स्टर्ना है, इधर इस तरह है या ये जा रहा है, तो लीड 1 जो लगती है इधर, विच पार्ट इज इट लुकिंग एट? राइट साइड ऑफ राइट वॉल। राइट वॉल, बिल्कुल। तो राइट वॉल में स्पेसिफिकली किस चीज़ को? एट्रिया। राइट एट्रिया भी और राइट वेंट्रिकल भी, ठीक है? क्योंकि इस एरिया को देखिए। अब राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, अब हार्ट की इसकी ब्लड सप्लाई को देखें तो कौन सी वेसल इस एरिया को सप्लाई कर रही है? राइट कॉर्नरी आर्टरी। राइट कॉर्नरी आर्टरी, एक्सीलेंट। मैं ज़रा साइड पे डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये मेन्यूब्रियम स्टर्ना है और उस लिहाज से हम कंपेयर कर लेते हैं। तो अभी हमने कहा कि लीड 1 वो राइट साइड को देख रही है, ठीक है? उसी तरह लीड 2, 3 और 4 लगती हैं, तो 2, 3 और 4 की जो रफ प्लेसमेंट है वो ये बनती है। तो लीड 2, 3 और 4 किस एरिया को देख रही हैं? लेफ्ट साइड एंड एपेक्स। एपेक्स को देख रही हैं। ये कौन सा एरिया था हमने डिस्कस किया था? एंटीरियर है एंटीरियर वॉल, एंटीरियर पार्ट। बिल्कुल एक्सीलेंट। तो 2, 3 जो है वो बिल्कुल एंटीरियर वॉल को देख रही हैं, ठीक है? बिल्कुल एंटीरियर वॉल को। तो जो 4 है वो थोड़ा सा नीचे है। अब मुझे बताएं कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान क्या चीज़ होती है? सेप्टम। सेप्टम होता है। अब हार्ट की जो अलाइनमेंट होती है ना बॉडी के अंदर, इस तरह है कि सेप्टम, जिस तरह अब ये राइट वेंट्रिकल है ना इधर, सेप्टम इनके दरमियान इस तरह पड़ा होता है। तो जो 4 है, 4 और 5 ये सेप्टम को भी देख रही होती है। ये अब थोड़ी सी एनाटमी कंफ्यूजिंग हो जाएगी, लेकिन चलो बाद में डिस्कस कर लेते हैं इसको। अच्छा, हमने 2, 3, 4 देख लिया। 5 इस तरह पड़ी हुई है और 6 इस तरह कि आपको पता है कि चेस्ट वॉल सीधी तो नहीं है। 6 ये कि वो हार्ट को लेफ्ट साइड से देख रही है। तो 5 और 6 आप मुझे बताएं कि वो हार्ट की किस एरिया को देख रही हैं? लेफ्ट वॉल। लेफ्ट लैटरल वॉल। लेफ्ट लैटरल वॉल, साइड। बिल्कुल। एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों। लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल, या इसको हम छोड़ते हैं, हम सिर्फ कहते हैं लेफ्ट लैटरल वॉल को। और इस एरिया को कौन सी सप्लाई कर रही है? मेन आर्टरी, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट बिल्कुल। एंटीरियर डिसेंडिंग। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग लेफ्ट। अच्छा, एंटीरियर डिसेंडिंग ना वो आगे इस वाले एरिया को सप्लाई करती है। लेफ्ट की एक और ब्रांच है जो आप लोगों ने सुना होगा, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। जो लैटरल वाला पार्ट ना, क्योंकि हम ये बिल्कुल हार्ट को सामने से देख रहे हैं, लैटरल वाला पार्ट थोड़ा सा पीछे आएगा, इसके पीछे, तो सर्कमफ्लेक्स। अब ये आपने चेस्ट लीड्स देख ली, इसी हिसाब से ना इन चेस्ट लीड्स के नाम हैं।
V1 2 3 4 5 और 6 जो है ना, इनके अपने नाम हैं। V1 से लेके V4, क्योंकि ये सारी जो है ना इधर से स्टार्ट होके एक साथ आती हैं, तो ये राइट एरिया को भी देखती हैं, राइट को भी, ये इसको भी देख रही हैं, एंटीरियर सरफेस को। दीज आर कॉल्ड एंटीरियर लीड्स, V1 2 3 4। ठीक है, 4 और 5 जो हैं, 4 और 5 या इवन 3 4 5, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को भी करंट एरिया को उसके ऊपर प्लेस होती हैं, तो दीज आर कॉल्ड एंटेरोसेप्टल लीड्स। V6 जो है वो बिल्कुल लैटरल पड़ी होती है। अब मैं इसको पिक्चर को रोटेट नहीं कर सकता, लेकिन चेस्ट वॉल आपको पता है राउंड होती है, तो ये पीछे थोड़ा सा लेफ्ट साइड पड़ी है। दिस इज कॉल्ड अ लैटरल लीड। ठीक है, तो क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हार्ट को देख रही होती हैं, इनके उस लिहाज से फ़र्क नाम है। अब जिस तरह ये 6 चेस्ट लीड्स हैं, उसी तरह ही 3 ऑगमेंटेड लीड्स हैं और 3 लिम्ब लीड्स हैं। अब लिम्ब लीड्स का मैं आपको थोड़ा सा जनरली बता देता हूँ कि थोड़ी फिजियोलॉजी ज़्यादा हो जाती है, पर नेसेसरी भी है ताकि थोड़ा सा समझ आए। एक ट्रायंगल बनाते थे सेकेंड ईयर में, अगर आप में से किसी को याद हो, हार्ट के, बिल्कुल हार्ट के करंट का, कि लीड 1 का जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जाता है, 2 का नीचे इस डायरेक्शन में आता है, 3 का इस डायरेक्शन में आता है। ठीक है, तो 1 2 और 3 जो है ना, 1, अब आप मुझे देखो कि 1 किस लीड की तरफ है, थोड़ा सा क्रूडली याद करते हैं इसको। 1 हमने 1 चेस्ट लीड की बात की थी, लैटरल वॉल की तरफ है। ठीक है, तो V6 इधर थी और लीड 1 का जो वोल्टेज है वो भी इस तरफ जा रहा है, तो 1 और लीड 6 जो है ना, दीज आर कॉल्ड लैटरल लीड्स। ठीक है, ये 1 का, मैं ये सारा कुछ जो है ना मैं थोड़े से छोटे स्केल पे आपको हार्ट पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आए। ठीक है, जिस तरह हमने बात की थी कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, उसी तरह लीड 1 का करंट फ्लो ऐसे है, लीड 2 का करंट फ्लो ऐसे है, लीड 3 का करंट फ्लो ऐसे है। ठीक है, आप एरोस को देखें और एरोस के देख के मुझे बताएं कि लीड 1 जो है वो इन चेस्ट लीड्स में सबसे करीब किसके है? V6 के, बिल्कुल V6 के बिल्कुल करीब है, तो V1 एंड V6 आर कॉल्ड लैटरल लीड्स। अब उसी तरह 2 और 3 का जो है वो मैं थोड़ी सी इसकी प्लेसमेंट ख़राब है, 2 और 3 जो है, अब आपने मुझे बताना है कि वो किसके करीब है। सॉरी, 1 2 3 4 5 और ठीक है, अभी 2 और 3 किस एरिया को देख रहे हैं स्पेसिफिकली? एरोज इनके कहाँ कन्वर्ज कर रहे हैं हार्ट पे? इंफीरियर या राइट साइड पे, जो ये राइट वेंट्रिकल वाला पार्ट पे अंदर ना, इस पे कन्वर्ज कर रहे हैं, तो 2 एंड 3 आर कॉल्ड इंफीरियर लीड्स। ठीक है, ईसीजी ना काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है, क्योंकि करंट और वोल्टेजेस जो है ना, हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ता है और वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी सिर्फ आपको इतना पता लग गया होगा कि चेस्ट लीड्स हार्ट के किस पार्ट को देख रही हैं, और जो 3 लिम्ब लीड्स हैं 1 2 और 3 वो किस एरियाज को देख रही हैं। आपको अभी ये इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो अभी बता दें, उसको थोड़ा सा हम दोबारा रिव्यू कर लेते हैं, वरना फिर हम आगे चलें। सबको समझ आ गई है कि कौन सी लीड्स किस पार्ट को देख रही हैं हार्ट के? यस। किसी को भाई नहीं? आपने 2 और 3 का बताया कि 2 और 3 का आपने बताया कि वो इंफीरियरली कन्वर्ज कर रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ? कौन से पार्ट को देख रही है? अच्छा, हार्ट का देखो कि हार्ट ना डायरेक्शन ऑफ करंट है, लीड्स जो है ना डायरेक्शन ऑफ करंट देखती हैं। तो जब लीड्स हम लिम्ब लीड्स जो लगाते हैं ना 2 और 3, वो राइट साइड पे लगती हैं। तो राइट साइड का मतलब ये है कि वो जब बॉडी के राइट साइड पे लगेंगी तो नेचुरली वो हार्ट के, जब हम उनकी एक्सेस देखते हैं कन्वर्जेंस, तो वो इस पार्ट को कन्वर्ज कर रही हैं। मतलब आप ये लीड्स हाथों पे लगाते हैं ना, दायां हाथ इधर होता है, दाईं टांग इधर होती है, तो वो चूँकि हार्ट के हिसाब से हम देख लेते हैं उसी चीज़ को, तो ये हार्ट के इंफीरियर बॉर्डर पे जहाँ पे राइट वेंट्रिकल फॉल कर रहा है उस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इन लीड्स की तरफ करंट
फ्लो करेगा तो उसमें ये लीड्स उस करंट को पिक करेंगी, स्पेसिफिकली इस पार्ट को। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? मतलब हमें पता है ना कि हार्ट का जो करंट फ्लो होता है वो कैसे होता है कि ये दो अगर एट्रिया हैं और ये दो वेंट्रिकल हैं, तो जो करंट है वो ऐसे नोड से स्टार्ट होता है, इधर आता है, फिर यहाँ से इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आता है, फिर इस तरह पीछे जाता है दोनों तरफ। तो अगर कोई लीड है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, जब तक करंट इसकी डायरेक्शन में फ्लो करेगा वो पॉजिटिव रहेगा, और जब इसे अवे फ्लो करेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये लीड जब इस तरफ है तो ये देख रही है कि ये इस वाले पार्ट के रिलेशन में, इस वाले पार्ट के रिलेशन में करंट कहाँ फ्लो कर रहा है। अगर इस वाले पार्ट की तरफ करंट फ्लो कर रहा है तो दैट इज़ पॉजिटिव, अगर इस वाले पार्ट से अवे फ्लो कर रहा है तो इट इज़ नेगेटिव। और एसटी सेगमेंट चेंजेस जो होती हैं उसमें यही होता है कि करंट जो है कभी तरफ फ्लो कर रहा होता है, कभी अवे फ्लो कर रहा होता है, उसकी वजह से ही एसटी सेगमेंट ऊपर हो जाता है या नीचे हो जाता है। नहीं समझ आई? जी भाई। नहीं समझ आई? अच्छा ऐसे कहते हैं, अभी जो है ना नेक्स्ट सेशन इसके बाद ईसीजी का एक रखेंगे, उसमें मैं आपको थोड़ी सी बेसिक समझाऊंगा ताकि ये थोड़ी कन्फ्यूजन क्लियर हो। बेसिकली अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि ये एक हार्ट के पॉइंट को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि उस तरफ करंट फ्लो कर रहा है या उससे अवे फ्लो कर रहा है। ठीक है, जिस तरह आप 2-3 AVF इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही हैं तो लीड्स ये देख रही हैं कि करंट इस तरफ आ रहा है या इससे दूर जा रहा है। ठीक है, अगर इस तरफ आ रहा होगा तो क्या होगा, उस तरफ आ रहा होगा एसटी सेगमेंट एलिवेट हो जाएगा या डिप्रेस हो जाएगा। एसटी सेगमेंट एलिवेशन डिप्रेशन का मतलब ही यही है कि जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें एबनॉर्मेलिटी है। ये बात तो आपको समझ आ रही है ना? जी। बस अभी आप इतना रखें कि एलिवेशन या डिप्रेशन का मतलब ये कि करंट फ्लो की डायरेक्शन में कोई एबनॉर्मेलिटी है उस पॉइंट के लिहाज से, और उस पॉइंट को वो चेस्ट लीड या लिम्ब लीड देख रही है। ठीक है, इस पे ईसीजी को थोड़ा सा हम ज़्यादा बाद में देखेंगे कि कैसे हमें क्या पता लगता है कि क्या हो रहा है। बट एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए सिर्फ ये ज़रूरी है इस वक्त कि हमें पता हो कि कौन सी लीड किस एरिया को देख रही है और उस एरिया को कौन सा सप्लाई कर रहा है। तो ये एक छोटा सा टेबल है, इसको जल्दी से हम रिव्यू कर लेते हैं। एमआई को आप छोड़ें, आप वेसल्स देखें और लीड्स को देखें। जो एंटीरियर पार्ट है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया है, देखा कि एंटीरियर पार्ट के ऊपर जो लीड्स लगती हैं वो V1 से V6 लगती हैं। इनमें से V1 और V2 बिल्कुल एंटीरियर हैं, V3 V4 जो है वो एंटेरोसेप्टल है, V6 लैटरल है। पर ये इनको कलेक्शन में दीज आर दी इंटीरियर लीड्स। उसी तरह जो 2 और 3 हमने अभी देखा था कि वो हार्ट के इंफीरियर बॉर्डर पे कन्वर्ज कर रही हैं, दोज आर कॉल्ड दी इंफीरियर लीड्स। ठीक है, फिर कुछ लैटरल लीड्स होती हैं जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जिनको सप्लाई करती है और वो हार्ट के लैटरल बॉर्डर पे, इस वाले बॉर्डर पे कन्वर्ज करती हैं। दोज आर लीड्स 1 एंड लीड्स 6, और उन्हीं के साथ एक ऑगमेंटेड लीड होती है AVL। ये डिफरेंट लीड्स हैं, ये डिफरेंट लीड्स के ग्रुप्स हैं जो डिफरेंट पार्ट्स को लुक करते हैं और उन पार्ट्स की ये आर्टरी सप्लाई है। इस टेबल को थोड़ी देर आप देखें और अभी मुझे बताएं कि अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही थियोरेटिकली तो अभी बताएं। उसके बाद हम 1-2 ECGs देखेंगे जिसमें ये कॉन्सेप्ट थोड़े से ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, किसी को कोई अभी तक कन्फ्यूजन है एसटी सेगमेंट एसटी डिप्रेशन के हवाले से? इसमें डिप्रेशन भी आ रहा है और एलिवेशन भी आ रहा है, लेकिन डिफरेंट लीड्स में। अब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ। ठीक है, तो चलो पहले उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि करंट की डायरेक्शन की फ़्लो एक लीड देख रही है। तो जिस तरह जो 6 है, V6 इधर है और लीड 1 इधर है, वो दोनों लैटरल एरिया को देख रही हैं। अब मुझे बताएं कि इसके कम्प्लीटली ऑपोजिट कौन सा पार्ट फॉल कर रहा है? इंफीरियर वाला पार्ट, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब एक इंफीरियर पार्ट है और एक लैटरल पार्ट है, दे आर कम्प्लीटली ऑपोजिट टू ईच अदर। अब ऑपोजिट हैं। अब मुझे बताएं कि अगर एक लीड में
आपको चेंज मिल रही है, लेट्स से एसटी एलिवेशन लैटरल लीड से मिल रही है, तो अब वही हमने कहा था ना कि करंट का फ्लो है, इस तरफ फ्लो करेगा तो पॉजिटिव वो लीड पिक करेगी, इस तरफ करेगा तो मतलब लीड करंट के फ्लो को बेसिकली देख रही है। अब आप मुझे बताएं कि करंट का फ्लो भी दोनों तरफ है, यानी कि अगर एक ही तरफ है तो ज़ाहिर बात है दूसरे से अवे करंट जा रहा है, यानी कि इफ करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द लैटरल लीड इट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम द इंफीरियर लीड्स। ये बात तो क्लियर है? ठीक है, तो अब एक लीड में अगर आपको एसटी एलिवेशन मिल रही है तो उसके ऑपोजिट लीड में भी आपको एसटी एलिवेशन मिलेगी जब करंट का फ्लो दोनों में सेम नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता ना, देखो करंट एक तरफ जब फ्लो कर रहा है तो जिस तरफ फ्लो कर रहा है उसमें एक चेंज मिलेगी, जिससे अवे फ्लो कर रहा है उसमें दूसरी चेंज मिलेगी, तो दे विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर। दीज आर कॉल्ड रेसिप्रोकल चेंजेस जो ईसीजी में होती हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर आपको एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिल रही है लैटरल लीड्स में तो आपको इंफीरियर लीड्स में एसटी डिप्रेशन मिलेगी। ये रेसिप्रोकल चेंजेस होती हैं एमआई के अंदर। ठीक है, इनको ना बाय हम एग्जांपल देखते हैं तो आपको ज़्यादा ये जो है ना चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम पहली एग्जांपल अपनी देखते हैं इस ईसीजी की। ये एक 12 लीड ईसीजी है जो एक एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के पेशेंट की है। अगर आप इस ईसीजी को देखें एसटी सेगमेंट और एसटी डिप्रेशंस के हवाले से, और आपने मुझे बताना है कि किस किस लीड में एसटी एलिवेशन है। V2, V3, V4 and V5. Also V1. ठीक है, V1 और किसी लीड में है? V6 में भी है। V6 भाई में लीड 1 भी है एसटी सेगमेंट एलिवेशन। बिल्कुल है। सो एसटी सेगमेंट एलिवेशंस हैं 1, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, थोड़ी सी है। ये देखो मैं अभी आपको एक सॉरी ये क्या हुआ है, अच्छा स्विच हो गया था, मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ। अच्छा, तो हम V6 की बात कर रहे थे। V6 में आप देखो एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ बिल्कुल स्ट्रेट उस पॉइंट से, तो क्या एसटी सेगमेंट इसमें ऊपर हुआ है कि नहीं हुआ हुआ? एलिवेशन हुआ हुआ है। तो दिस इज एसटी सेगमेंट एलिवेशन। तो V1 2 3 4 5 6 में एसटी एलिवेशन है। तो एंटेरोलैटरल वॉल, ठीक है, तो एसटी एलिवेशन है और ये एंटेरोलैटरल वॉल को देखें तो इस पेशेंट को क्या है? एंटेरोलैटरल एमआई। कौन सा एमआई? स्टेमी। स्टेमी और इस एरिया को कौन सी ब्लड सप्लाई वेसल सप्लाई कर रही है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। ठीक है, तो दिस इज एन एंटेरोलैटरल या एन एंटीरियर वॉल एमआई, क्योंकि सबसे ज़्यादा है। अब इसमें कुछ और वेव्स हैं जिन पे आप अभी गौर करेंगे और मुझे बताएंगे कि उनमें क्या चेंजेस हैं। कुछ में डिप्रेशंस हैं, कुछ में एलिवेशंस हैं। किस वेव में एलिवेशन आ रही है? एवीआर में एलिवेशन है। ठीक है, एवीआर में, एवीएल में। चलो हम दोनों को देख लेते हैं। एवीआर का ये लाइन बन रही है, ठीक है, अगली लाइन ड्रॉ करते हैं, ये बन रही है, उससे पिछली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये बन रही है। क्या एसटी सेगमेंट्स एलिवेटेड है या डिप्रेस्ड है? पहले वाले दो They are normal. नॉर्मल वेव इन्वर्जन। इसमें पी वेव बिल्कुल इन्वर्जन है, पी वेव इन्वर्जन है, टी वेव इन्वर्जन है। ये इस लीड के लिए नॉर्मल है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर एसटी सेगमेंट क्या इसमें नॉर्मल है या एब नॉर्मल है, इतना बता दो। नॉर्मल। नॉर्मल है, बेहतरीन। Normal सो is. एसटी सेगमेंट इज नॉर्मल इन दिस वेव। हम अगली वेव देख लेते हैं जल्दी से। AVL, ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट था, ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट था, मतलब आप कंपेयर करो दो को, मैं एक स्ट्रेट लाइन इसलिए लगा रहा हूँ। एसटी सेगमेंट एलिवेटेड है, डिप्रेस्ड है? एलिवेटेड है, Elevated. बिल्कुल। एसटी सेगमेंट AVL में एलिवेटेड है। इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि हमने जो लैटरल लीड्स डिस्कस की थी, कौन सी लैटरल लीड्स थी?
V5 and V6. लीड 1 एंड V5। ठीक है, एक हमने V6 की थी, एक उसके अलावा कौन सी की थी, एक लिम लीड की थी 1. V1। One. 1 को हमने नहीं देखा, चलो 1 को भी हम जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, लीड 1 को देखो। अब आप मुझे खुद कंपेयर करके बताओ कि क्या इसमें एसटी सेगमेंट एलिवेटेड है या डिप्रेस्ड है। एलिवेटेड। ST elevated. एलिवेटेड है। तो इस पेशेंट में आपको एंटीरियर वॉल में इतनी ज़्यादा एलिवेशन नज़र आई और आपको लैटरल लीड्स में V6, AVL और 1 में। इस पेशेंट को कौन कौन सी वॉल्स इस पेशेंट की अफेक्टेड है? इंटीरियर एंड लैटरल। एंटीरियर एंड लैटरल वॉल्स, एक्सीलेंट। और एंटीरियर को आपने बता दिया, एंटीरियर डिसेंडिंग सप्लाई कर रही है। लैटरल को कौन सी सप्लाई कर रही है? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, एक्सीलेंट, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स सप्लाई कर रही है। अब हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि अगर लैटरल वॉल्स जो हैं उनमें अगर एलिवेशन आ रही है तो उनकी ऑपोजिट लीड्स में डिप्रेशन आनी चाहिए। 1, AVL और V6 की ऑपोजिट लीड्स कौन सी हैं रेसिप्रोकल? 2, 3. 2, 3, एक्सीलेंट। तो अभी हम 2, 3 को देख लेते हैं। क्या इसमें एसटी सेगमेंट एलिवेटेड है या डिप्रेस्ड है? Normal है. बिल्कुल, इसमें एसटी सेगमेंट नॉर्मल है। तो 2 में एसटी सेगमेंट इज नॉर्मल। 3 को देखते हैं। 3 में आप मुझे बताएं कि एसटी सेगमेंट जो है डिप्रेस्ड है या एलिवेटेड? Depressed है. एसटी सेगमेंट 3 में डिप्रेस्ड है। 2 और 3 के साथ एक और लीड होती है इंफीरियर, वो AVF है। ठीक है, हम AVF को भी साथ ही देख लेते हैं। AVF में है एलिवेशन डिप्रेशन? It's normal. चलो अब इस हम वाइट स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करते हैं तो ये बराबर लग रही है, पर ये वाली नीचे लग आगे रही है, थोड़ी depressed. डिप्रेस्ड है। तो इसमें भी डिप्रेशन है। ठीक है, एक हमें डिप्रेस मिल रही है। तो अब आप देखो कि 2, 3 और AVF 2 में नहीं, 3 और AVF में डिप्रेशन है और 1 और AVL में एलिवेशन है। तो ये रेसिप्रोकल चेंजेस हैं। इस पेशेंट में एक एंटेरो लैटरल वॉल का MI है। कौन सा MI? STEMI, ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। क्या ये ECG आपको क्लियर है रिगार्डिंग MI? Yes. ठीक है, चलो I अब have a इस question. बिल्कुल ज़रूर। अगर हम लोग पहले एलिवेशन को देखेंगे कि डिप्रेशन को देखेंगे, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि रेसिप्रोकल लीड्स में डिप्रेशन आ रहा है तो हम उस डिप्रेशन को पहले देखें तो फिर अनस्टेबल एंजाइना या हम एनस्टेमी की तरफ जा सकते हैं क्योंकि उसमें एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होता है। तो अगर किसी को एंट्रोलैटरल MI है तो उसकी इंफीरियर वाली लीड्स में डिप्रेशन आ रहा है तो फिर हम इंफीरियर वॉल का अनस्टेबल एंजाइना या इंफीरियर वॉल का एनस्टेमी ECG को देख के ये भी सोच सकते हैं। बिल्कुल सोच सकते हैं, काफ़ी अच्छी सोच है, अच्छा ख्याल है। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। देखो जो एन स्टेमी होता है ना उसमें एलिवेशन नहीं होती। उसको एन स्टेमी हम कहते ही इस वजह से, उसके नाम में भी है कि नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन MI। उसमें ST सेगमेंट डिप्रेशन हो सकती है, उसमें हाइपर एक्यूट T वेव्स हो सकती हैं, उसमें बाकी एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। ये बाकी जो मैं छोड़ रहा हूँ ना, ये अभी मैं मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। बाकी एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती है, लेकिन इसके नाम में है कि नॉन ST सेगमेंट है। तो अगर आपको ST सेगमेंट एलिवेशन मिल रही है कहीं तो उसका ये मतलब है कि ये एनस्टेमी नहीं है। मतलब पहले हम एलिवेशंस को देखेंगे। ठीक है, अगर आपको एलिवेशन मिल रही है तो इट इज़ अ STEMI, ST एलिवेशन MI, उसके रेसिप्रोकल चेंजेस हैं। अगर आपको कहीं भी एलिवेशन नहीं मिल रही तो देन इट कैन आइदर बी एन अनस्टेबल एंजाइना और इट कैन बी अ नॉन STEMI, NSTEMI। ठीक है, ओके, थैंक यू। है तो आप उसके नाम पे फोकस करें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है और ऐसे ही होता है कि मतलब दोनों तरह से आप देख सकते हैं, पर बाय डेफिनेशन हम एक चीज़ को अगर STEMI कह रहे हैं और एक को NSTEMI कह रहे हैं तो उसका मकसद ही यही है कि हम एलिवेशन की बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करें। तो एक हमने ECG देखी, हम जल्दी से दूसरी ECG देखेंगे ताकि हम रेलेवेंट आएँ। अब आप इस ECG को गौर से देखें और आप मुझे ये बताएं कि
किन लीड्स के अंदर ST एलिवेशन है, पहले उसे इतना बता दें। AVF, lead 3, lead 2. AVF, lead 3, lead 2। किसी और को कहीं और ST एलिवेशन मिल रही है? AVF में AVL में भी है, AV किस में है? L में भी है, AVL AVF दोनों में है, साथ में V2 में है, V3 में दिख रही है। ठीक AVR है, में भी है। ST एलिवेशन अब सिर्फ बताएं, अभी सिर्फ ST एलिवेशंस पे गौर करें। भाई EVR में है। ST एलिवेशन, ठीक है, हम सारे देख लेते हैं। एलिवेशंस की सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं, तो हम इन 4 लीड्स को अभी देख लेते हैं। सबसे पहले AVR, ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है ये। अब आप इनको कंपेयर करें और मुझे बताएं कि एलिवेशन है या नहीं। नो, डिप्रेशन दिख रहा है। डिप्रेशन दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ में डिप्रेशन देखते हैं। पता है क्या होता है, हम बॉक्सेस के लिहाज से देखते हैं। जो ये लिम्फ लीड्स हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 को छोड़ के एक बॉक्स ऊपर नीचे है, तो उसका मतलब है कि एलिवेशन डिप्रेशन है, ठीक है। 1 मिलीमीटर ना। तो इसके ना कुछ जगह ऑलमोस्ट 1 है, कुछ जगह बराबर बराबर हार है, तो ये इक्विवोकल या ये नहीं है। अच्छा, अगर आपको MI के केस में सिर्फ एक लीड में चेंजेस मिले, जिस तरह अभी हम कंफ्यूज हैं इस वक्त, हमें AVR मुझे लग रहा है कि हो सकता है या नहीं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये है या नहीं, विदाउट मतलब ECG क्राइटेरिया की बेसिस पे लो सिर्फ। बाकी लीड्स को देखेंगे। बाकी लीड्स राइट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो राइट की दूसरी लीड्स को देखेंगे। तो ECG चेंजेस MI में हमेशा याद रखना किसी एक लीड में नहीं होंगे कभी भी। दे विल बी इन कॉन्टिग्यूअस लीड्स। कॉन्टिग्यूअस का मतलब है कि जो इंफीरियर वॉल को देख रही हैं उन सारों में चेंजेस होनी चाहिए, या एटलीस्ट 2 में होंगी। तो इंफीरियर वॉल को कौन सी लीड्स देखती हैं? 2 3 एंड AVF। तो अभी देख लेते हैं कि क्या चेंजेस कॉन्टिग्यूअस नहीं। देखो, ये P वेव थी, ये एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ गया जिससे हम रेफरेंस लेते हैं। अब आप मुझे बताओ कि इस पेशेंट में लीड 2 में ST डिप्रेशन है या एलिवेशन है? एलिवेशन। लीड 3 में अगेन जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, इसको हम रखते हैं फोकस में, और आप बताओ एलिवेशन है? एलिवेशन। बिल्कुल। और AVF में भी हम देख लेते हैं कि क्या है, एलिवेशन है। तो हमें एलिवेशन मिल रही है मोर देन 1 बॉक्स की इन कॉन्टिग्यूअस लिम्फ लीड्स। इस पेशेंट को किस वॉल का MI है? कौन सा MI? इंफीरियर वॉल MI। ठीक है। और इंफीरियर वॉल को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही थी? राइट कॉरोनरी आर्टरी। राइट कॉरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस पर मेनली राइट कॉरोनरी आर्टरी है। अच्छा, अब हमने कहा था कि स्टेमी में ये होता है कि जिस तरफ ST एलिवेशन मिलती है उसके ऑपोजिट लीड्स में रेसिप्रोकल चेंजेस मिलेंगी। 2 3 AVF इंफीरियर है, इनकी रेसिप्रोकल लीड्स कौन सी हैं? 1 6 V6 ठीक है, 1 AVL एंड V6। चलो 1 को देख लेते हैं जल्दी से। क्या आपको 1 में ST डिप्रेशन मिल रही है? थोड़ी सी एक डब्बे की मिल, थोड़ी सी लग रही है, कहीं लगे नहीं। चलो, हमने कहा था कि कॉन्टिग्यूअस लीड्स को हमने हमेशा देखना है। लेट्स टेक अ लुक एट AVL। AVL में आपको क्या मिल रहा है? डिप्रेशन मिल रहा है। एक्सीलेंट। AVL में आपको डिप्रेशन मिल रहा है। और V6 को देख लेते हैं। अच्छा, V6 में ये देखो, ये एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पॉइंट से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ सारों के लिए। तो अब आप मुझे बताएं कि इसमें क्या एलिवेशन है या डिप्रेशन है? डिप्रेशन। स्लाइट एलिवेशन। ठीक है, हमें स्लाइट एलिवेशन लग रही है। फिर जिस तरह लिम्फ लीड से मैंने आपको कहा था हम 1 बॉक्स देखते हैं, चेस्ट लीड से हम 2 बॉक्सेस देखते हैं। तो क्या ये एलिवेशन 2 बॉक्सेस से ज़्यादा है? नहीं। तो चेस्ट लीड में हम इसको एलिवेशन काउंट नहीं करेंगे। तो V6 इज नॉर्मल। तो हमें सिर्फ जी पूछें। आप आइसोइलेक्ट्रिक लाइन क्या रेफरेंस लेते हैं?
आइसोइलेक्ट्रिक लाइन में पी और आर के दरमियान जो लाइन है उसको ले रहा हूँ। एक सेकंड, मैं ज़्यादा जूम नहीं कर सकता। जिस तरह ये देखो ना, ये पी वेव है और ये पहली आर ये क्यू और एस का स्टार्ट है, इसके दरमियान जो लाइन है ना इसको हम आइसोइलेक्ट्रिक लाइन देते हैं, ठीक है। ओके, ये तो पी फिर आप है, उसको एसटी से कंपेयर कर लेते हैं। हाँ एस टी इसके मुकाबले में अगर ऊपर नीचे है तो दिस इज एलिवेशन डिप्रेशन, ओके, ठीक है। ये हमने करना होता है। तो भाई वो बॉक्सेस वाली बात क्लियर कर दें, चेस्ट लीड्स और लिम्ब लीड्स की। चेस्ट लीड्स और लिम्फ लीड्स की देखो, जिस तरह भी हमने एवीआर देख रहे थे ना, एवीआर में आप में से कुछ को लग रहा था कि एलिवेशन सॉरी डिप्रेशन है, कुछ को लग रहा था डिप्रेशन नहीं है। तो इसी तरह ईसीजी में ना कुछ चीज़ें सिग्निफिकेंट होती हैं, कुछ नहीं होती। अगर एसटी सेगमेंट लिम्ब लीड्स में, लिम्ब लीड से मुराद है 1 2 3 AVRLF, इनमें अगर एक बॉक्स है ऊपर नीचे तो दैट इज सिग्निफिकेंट, यानी कि एसटी चेंज प्रेजेंट है। ये बात आपको समझ आई है? जी ठीक है। मतलब लिम्ब लीड का मतलब ये कि ये लाइन है, एक बॉक्स ऊपर हो गया और नीचे हो गया, तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट चेंज, ठीक है। मतलब इसको हम कहेंगे कि एसटी चेंज है इसमें, या ये चेंज है। चेस्ट लीड्स में ये होता है कि हम 2 बॉक्सेस रखते हैं। मतलब चेस्ट लीड में अगर ये एक लाइन है, ये एक सेगमेंट ऊपर हुआ है समझो एसटी, तो ये एक बॉक्स के बराबर है, तो हम इसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर वही चेंज 2 बॉक्सेस वाली आ जाती है तो दैट इज सिग्निफिकेंट इन चेस्ट लीड, ठीक ठीक है, मतलब हम स्मॉल बॉक्सेस के रेफरेंस से देख रहे हाँ हैं। स्मॉल बॉक्सेस के रेफरेंस से देख रहे हैं, ठीक है। स्मॉल बॉक्सेस के रेफरेंस से देख रहे हैं। तो दिस पेशेंट हैज़ an inferior wall MI with reciprocal changes in the high lateral lead। और किसी लीड में एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, डिप्रेशन है? इस ईसीजी में चेस्ट लीड्स में V4 में स्लाइट, ठीक है, लेकिन वो 1 बॉक्स ही है शायद। V4 में चलो 1 बॉक्स है, तो हम हमेशा कॉन्टिग्यूस लीड्स देखते हैं। V4 में स्लाइट है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, एक बॉक्स है। तो कॉन्टिग्यूस लीड इसकी कौन सी होगी, हम उनको देख लें जल्दी से। और V3 नहीं, V3 V4 V5 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 में क्या एसटी चेंजेस हैं? नॉर्मल है ऑलमोस्ट। नॉर्मल ऑलमोस्ट। तो V3 और V2 को देख लेते हैं। क्या V2 और V3 में क्या है? डिप्रेशन डिप्रेशन है। डिप्रेशन है। तो ये डिप्रेशन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये रेसिप्रोकल है ना, ये रेसिप्रोकल, एलिवेशन की। रेसिप्रोकल हमने कहा था कि जो 2-3 AVF है उनके रेसिप्रोकल 1 है, V6 है और AVL है, तो वो तो हमने देख लिया। पर V2 और वो तो ऑपोजिट नहीं है ना बिल्कुल। यहाँ पे अनस्टेबल हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे 3 चेंजेस हो सकते 2 चेंजेस हो सकती हैं। एक अनस्टेबल हो सकता है, एक ये एनस्टेमी भी हो सकता है, या तीसरी चीज़ ये मैं बता देता हूँ। ये V2 V3 और V4 किस पार्ट को देख रही हैं? सेप्टम, इंटीरियर एंटीरियर वॉल, एंट्रोसेप्टल, ठीक है। तो एंटीरियर वॉल को ये देख रही है, पोस्टीरियर वॉल को कोई लीड देख रही है? अभी इसके लिए तक हम बैक पे लीड्स लगाते हैं ना पोस्टीरियर वॉल के लिए। बिल्कुल, अगर बैक वाली लीड्स यही में वाली। बिल्कुल लगाते हैं, सही कह रही हैं आप। चलो अभी हमने नहीं लगाई, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर हम बैक पे लीड्स लगाते हैं और उनमें एसटी एलिवेशन आती है, तो पोस्टीरियर लीड्स या रेसिप्रोकल लीड्स कौन सी होंगी? एंटीरियर। और अगर बैक पोस्टीरियर लीड्स में एसटी एलिवेशन है तो एंटीरियर लीड्स में क्या होना चाहिए? डिप्रेशन। डिप्रेशन। तो इस पेशेंट को हम पोस्टीरियर लीड्स लगा के देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना। अभी इन लीड्स को हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं, और इस पेशेंट में 2-3 AVF में एलिवेशन है, इसको राइट इंफीरियर वॉल का एसटी एलिवेशन MI है। ये ECG क्लियर हो गया आपको? जी ठीक है, अब हम अगला STL एक और ECG देख लेते हैं। जल्दी से इस ECG में आप एलिवेशंस ढूंढें, जल्दी से हर एक लीड को सिक्वेंशली देखें और देखें कि आपको कोई एलिवेशन मिल रही है कि नहीं।
V1 में है लीड 1, लीड 2, लीड 3, ठीक है, 2 3, V3 में है AVR, ठीक है, बस। बस ठीक है। तो इसमें जो है ना, एक सेकेंड है ना, अच्छा तो इसमें आप देखें अगेन चेंजेस हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसमें AVR में सॉरी 1 में ST डिप्रेशन है, ठीक है, AVR में ST एलिवेशन है, और देख लेते हैं लीड 2 में भी ST डिप्रेशन है। डिप्रेशन, उसी तरह V4 में ST डिप्रेशन है, डिप्रेशन V5 में डिप्रेशन डिप्रेशन, और V6 में डिप्रेशन ST डिप्रेशंस हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, इस पेशेंट में ST डिप्रेशन है तो, और एक साथ ST एलिवेशन भी है। क्या ST एलिवेशन जो है वो AVR वाली, मैं उसको अभी जो है ना थोड़ा सा वो एक और चीज़ आ जाती है, उसको अगर हम थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट करें और हम कहें कि अगर वो नहीं है इस केस में, तो इस पेशेंट को एक्सक्लूडिंग दिस AVR, इस पेशेंट को क्या हो सकता है फिर? ठीक है, इस पेशेंट को अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है। AVR वाले को ना अभी नहीं दिखना चाह रहा, या उसमें ना एक और वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा, सिर्फ इसमें डिप्रेशंस आपको दिखाना चाह रहा था। तो ये आपने अभी तक 3 ECGs देखी, एक्चुअल ECGs, जिसमें आपने ST एलिवेशंस, ST डिप्रेशंस और वो चीज़ें आइडेंटिफाई की। तो ECG की ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एक केस में आनी चाहिए। आपने इस पेशेंट की ECG करा ली और ECG में आपको मिला चेंजेस, ठीक है। अब ये सारी चेंजेस हैं, अब अपने नेक्स्ट स्टेप कराना है कार्डियक एंजाइम्स, कार्डियक मार्कर्स। अब आप मुझे बताएं कि स्टेमी में कार्डियक मार्कर्स को क्या होना चाहिए? एलिवेटेड, एक्सीलेंट। एन स्टेमी में क्या होंगे? एलिवेटेड। और एंजाइना में नॉर्मल होंगे, ठीक है। तो एंजाइना में आपने हमेशा याद रखना है कि देयर इज एस्कीमिया नॉट इन्फार्क्शन, टिश्यू डेथ नहीं होती। तो ST सेगमेंट एलिवेशन में, एन स्टेमी में और एन स्टेबल एंजाइना में आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एंजाइम्स की बेसिस पे, ठीक है। तो इस पूरी अब इस यहाँ तक हम पहुँचे इस पेशेंट में, आपके पास डायग्नोसिस बन गया है इस पेशेंट का। यू हैव diagnosed the patient as either having STEMI, as either having N STEMI or as having unstable angina। अभी तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछना हो? ठीक हो गया। तो अभी आपके पास डायग्नोसिस बन गया। हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? दैट इज द क्वेश्चन। How will you manage this patient if he has N STEMI? How will you manage this patient if he has N STEMI/unstable angina? हम मैनेजमेंट को 2 ग्रुप्स में देखेंगे और दोनों के बारे में आप मुझे बताएंगे। एक है ग्रुप जिनको हम साथ कह लेते हैं, जिनकी ECG चेंजेस एक जैसी हैं, N STEMI और अनस्टेबल एंजाइना, और दूसरा ग्रुप है STEMI का। हाउ विल यू मैनेज दीज पेशेंट्स? कैसे मैनेज करेंगे आप इन पेशेंट्स को? कैसे मैनेज करेंगे? ठीक है, थ्रोम्बोलिटिक्स आपने बता दिया, बिल्कुल ठीक है। और अनस्टेबल एंजाइना एंड एन स्टेमी में रीपरफ्यूजन करेंगे। रीपरफ्यूजन करेंगे, बिल्कुल ठीक है, करेंगे। अच्छा, ट्रीटमेंट को ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके चलते हैं। हम ट्रीटमेंट को 2 तरह से देख सकते हैं। एक, जिस तरह हमने एंजाइना की ट्रीटमेंट को देखा था, एंजाइना की ट्रीटमेंट को हमने कैसे ग्रुप किया था, कैसे ऑर्गेनाइज किया था? बिल्कुल। तो ट्रीटमेंट की हमने 3 कैटेगरीज बनाई थी। एक हमने कैटेगरी बनाई थी ऑफ प्रिवेंटिव, एक हमने बनाई थी मेडिकल, और तीसरी हमने बनाई थी इन्वेसिव/सर्जिकल,
ठीक है, तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट हमने आज पहली आते साथ ही डिस्कस की है। हाँ, आपको पता है कि एक पेशेंट जिसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है उनमें आपने क्या प्रिवेंटिव मेजर्स स्टार्ट करने हैं। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट में ड्रग्स आ जाती हैं, इन्वेसिव में दूसरी आ जाती हैं। अच्छा, ये एक तरह का ग्रुप है जो थ्योरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास यही पेशेंट आता है इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, तब आपने क्या करना है? दैट इज द क्वेश्चन। तब तो सेम मैनेजमेंट होगी ना, पेन रिलीव करना होगा और मेडिकल होगा, या फिर अगर इमरजेंसी में पुलिस फर्स्ट कर दिया तो ठीक है, तो देखो नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं सबसे पहले। नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, बिल्कुल। तो हम इमरजेंसी मैनेजमेंट इनकी आज अभी डिस्कस करते हैं दोनों की, और टाइम मेरे हिसाब से थोड़ा कम है तो बाकी हम देख लेंगे। तो इमरजेंसी में जब आपके पास ये पेशेंट आएगा तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ मैनेज द पेशेंट इन द ER, इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जब आपके पास ये पेशेंट आया है तो आपने क्या क्या करना है? सबसे पहले एक मुझे क्वेश्चन आया, ड्रग्स आई थी, लेकिन ड्रग्स से पहले भी ना आप कुछ काम करते होते हैं। क्या करते हैं? एक पेशेंट अगर आपके पास इमरजेंसी में, ऑक्सीजन, एक्सीलेंट। ECG लेंगे। ECG, चलो आपने ECG ले लिया, आपने इन्वेस्टिगेशंस कर ली या साथ साथ कर ली, तो ऑक्सीजन आपने स्टार्ट किया। और अच्छा, मुझे बताओ कि एक पेशेंट है, उसका आपने कार्डिक प्रोपेलिन कराना है। कैसे कराते हैं कार्डिक प्रोपेलिन? ब्लड टेस्ट है ना? ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट। तो ब्लड लेंगे। ब्लड कैसे, बिल्कुल ब्लड कैसे लेंगे? तो आपने इस पेशेंट में IV एक्सेस मेंटेन करना, ठीक है, IV लाइंस। तो पेशेंट में आपने IV लाइंस मेंटेन करनी, क्योंकि वो सिर्फ ब्लड ड्रॉ करने के लिए ज़रूरी है, वो सिर्फ बल्कि आपने जो ड्रग्स देनी है उनके लिए भी ज़रूरी है। तो एक पेशेंट आपके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया, मेंटेन IV लाइन, स्टार्ट द पेशेंट ऑन ऑक्सीजन, देन गिव ड्रग्स। विच आर द ड्रग्स? कौन सी ड्रग्स आपने देनी है? नाइट्रोग्लिसरीन, एक्सीलेंट। और एस्पिरिन। लोप्रिन। एस्पिरिन, ठीक है। और मॉर्फिन नाम सुना है मैंने। और एडिनोसिन देते हैं? एडिनोसिन नहीं, एडिनोसिन नहीं देते। एडिनोसिन जो है ना, वो हार्ट की डिमांड एक तरह से इंक्रीज कर देता है। तो इस पेशेंट में एडिनोसिन देने का मतलब ये है कि आप उसको और स्ट्रेस में डाल रहे हैं। तो एडिनोसिन आप नहीं देंगे ना? बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स। और CCBs। अच्छा, ये आप इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिहाज से बताओ, बीटा ब्लॉकर्स और CCBs जो हैं वो हमने एंजाइना में भी डिस्कस किए थे कि वे लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में आते हैं। सही, ठीक है। तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो इमीडिएट ड्रग्स देने वाली होती है ना इन पेशेंट्स को, उनमें नाइट्रोग्लिसरीन है, एस्पिरिन प्लस क्लोपिडोग्रिल है। क्लोपिडोग्रिल क्या होता है? एंटीप्लेटलेट, एक्सीलेंट। मॉर्फिन क्या है? ओपियोइड है, एनाल्जेसिक है। मॉर्फिन के साथ एक और ड्रग देते हैं, नाइट्रिन, और यही जो है देते हैं। इनको याद करने का एक सिंपल निमोनिक है, दैट इज मोना, MONA। ठीक है। तो whenever you have a patient in the emergency department who presents with ST elevation, who presents with chest pain, आपने फॉरन ECG की, आपने IV लाइंस मेंटेन की और ब्लड ड्रॉ कर लिया। ECG पर ST एलिवेशन आ गई, कार्डियक मार्कर्स, कार्डियक ट्रोपोनिन्स आर positive. The first things you need to do are start the patient on MONA, morphine, oxygen, nitroglycerin and aspirin plus clopidogrel. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? Yes. ठीक है। तो दिस इज द इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ एनी पेशेंट हु प्रेजेंट्स इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। अब ये पेशेंट आपके पास आ गया, आपने ये ड्रग्स इंस्टीट्यूट कर ली, अब इसके बाद आपने क्या करना है? प्लान एंड एंजियोग्राफी। प्लान एंड एंजियोग्राफी, ठीक है। एंजियोग्राफी का प्लान करने का क्या मकसद है इस पेशेंट में?
एक्सटेंट ऑफ ब्लॉकेज, कितना वेसल Extent of ब्लॉक हुआ है। block, ठीक है। MI का क्या मतलब है? What does MI stand for? मायोकार्डियल इंफार्क्शन। Infarction. Infarction by definition इसका इतना मतलब हो गया है कि इसका ये ग्रेटर देन मतलब 70। कि जितना ग्रेटर देन 70 को हम क्वांटिफाई नहीं कहते, हम ये कहेंगे कि इतना ब्लॉकेज है कि मसल डेथ, कार्डियक टिश्यू डेथ स्टार्ट हो गई है, तो हाँ दैट इज सिग्निफिकेंट। एकोकार्डियोग्राफी करेंगे। एकोकार्डियोग्राफी भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो इस वक्त हमारा मकसद क्या होना चाहिए ट्रीटमेंट का, हमने जो ये ड्रग्स दिए हैं व्हाट इज द पर्पस, इनको देने का क्या मकसद है? मोर्टेलिटी जितना कम। हम सेव कर टाइम सकते मिल जाए, हैं, हमें टाइम मिल जितना जाए रह गया कार्डियक मसल। ठीक है, देखो इन्फेक्शन को डिले करना, इन्फाक्शन तो हो रही है, उसको या कम करना, या सेकेंडली कार्डियक मसल जो मर गया उसको तो बचा नहीं सकते, बाकी को बचाना। एस्पिरिन जो है, देखो हमने कहा था प्लैप फ्रैक्चर हुआ है, उस पर थ्रोम्बोसिस हो रहा है, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल उस थ्रोम्बोसिस को फर्दर करने से रोकेंगे, ठीक है, प्लेटलेट्स का रोल रोकेंगे। नाइट्रोग्लिसरीन क्या करेगा, वो हार्ट पे जो लोड है वो कम करेगा। मॉर्फिन क्या करेगी, पेशेंट को जो चेस्ट पेन हो रही है उसके अगेंस्ट काम होगी। तो थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, पर अब उस पेशेंट में जिसको ये है एक्यूट कॉर्नी सिंड्रोम है, उसमें एक प्लैक है जो रप्चर कर चुका है, उस प्लैक रप्चर के लिए क्या करना है? हम लोग स्ट्रेप्टोकाइनेज देंगे। स्ट्रेप्टोकाइनेज दे सकते हैं, एक्सीलेंट। तो रीवैस्कुलर, हमें स्ट्रेप्टोकाइनेज देने का मकसद ये है कि वी हैव टू रीवैस्कुलराइज द पेशेंट। मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को नीचे कर लेता हूँ। स्ट्रेप्टोकाइनेज देने का मतलब ये है कि वी वांट टू रीवैस्कुलराइज द पेशेंट। रीवैस्कुलराइजेशन के मुख्तलिफ तरीके हैं, एक आपने मुझे बता दिया स्ट्रेप्टोकाइनेज, और क्या होगा? परक्यूटेनियस बाईपास सर्जरी। बाईपास कैबेज। सर्जरी, एक्सीलेंट। तो एक था TPA, दूसरा मैंने सुना है कैबेज, तीसरा क्या आपने किसी और ने भी कुछ जिक्र किया था? PCI, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। तो अब आपको एक फ्लो चार्ट समझ आ जाना चाहिए कि एक पेशेंट अगर आपके पास आया है इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, आपने एक कुछ ड्रग्स इमीडिएटली देनी है, जो इस्कीमिया हो रहा है उसको रोकें, और इन्फाक्शन जो हो चुकी है उसका तो कुछ नहीं कह सकते, पर उसको स्प्रेड करने से रोकें। कुछ ड्रग्स का मकसद ये, फिर आपने ये देखना है कि जो थ्रोम्बस है उसके साथ आपने कैसे डील करना है। उसके डील करने के आपके पास ये 3 मुख्तलिफ तरीके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से कौन सा तरीका आपने करना है। सही टीपीए TPA देंगे आप एक पेशेंट को, आप एक पेशेंट पे कैबेज करेंगे, आप एक पेशेंट पे PCI करेंगे, कौन सी थेरेपी करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। टाइम पे डिपेंड करता है ना, किसी कितने टाइम से ज्वाइन करना। बिल्कुल एक्सीलेंट। एक दो चीज़ों पे डिपेंड करता है ये, एक टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है, और दूसरा डिपेंड करता है कि ये पेशेंट कॉन्सेंट। तो बिल्कुल पेशेंट, देखो अगर एक है MI का आ रहा है, वो भी चाहेगा कि उसका इलाज, उसके घर वाले भी चाहेंगे उसका इलाज हो, तो कॉन्सेंट इस कंडीशन में मिल जाएगा। दूसरा ये है कि पेशेंट को कंडीशन क्या है एक्चुअल, उसको अनस्टेबल एंजाइना स्टेमी है या नॉन स्टेमी है। ये जो बेसिक एक मैनेजमेंट है ना, ये दोनों के लिए सेम है, बट आगे थोड़े से डिफरेंट हो जाती है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है ST एलिवेशन MI के लिए, ठीक है। आपके पास यही बाबा जी आए हैं, यह मैनेजमेंट उनकी आपने कर ली। अब ये है कि आपने क्या चूज़ करना है। अगर ये पेशेंट आपके पास आ जाते हैं विद इन 12 आवर्स, या कुछ जगह 6 आवर्स भी लिखा हुआ है बुक्स में, तो तब आप क्या करोगे? अगर ये 12 आवर्स के बाद है क्या करोगे? अगर उससे दरमियान में है फिर आप क्या करोगे? तो दो इमीडिएट ऑप्शंस है ना इन पेशेंट्स में, वो हैं आइदर जो कनेंडम होता है, चॉइस बिटवीन PCI और टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, TPA, आइदर स्ट्रेप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज जो आर्टिफिशियल होते हैं। अब किस पेशेंट में आपने क्या करना है? कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं जो स्टैंडर्ड होती हैं जो करनी चाहिए, कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं जो सेकंड नंबर पे आती हैं कि अगर आप पहले नहीं कर सकते हैं। इन केसेस ऑफ STEMI, व्हिच इज़ द फर्स्ट चॉइस ट्रीटमेंट बिटवीन दिस टू, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन या TPA? TPA। Cutaneous coronary। ठीक है, तो दोनों में आ रहा है।
टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो है वो आप ब्लड में डाल देते हैं। परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन से ये है कि आप एंजियोग्राफी करते हैं, मतलब आप कैथेटर डालते हैं, उसके बाद आप स्टेंटिंग कर देते हैं। तो आप मुझे बताएं कि एक पूरे ब्लड को थिन करने के लिए मेडिकेशन है, और दूसरी है कि आप फोकस जहाँ पे थ्रोम्बस है उसको आप वहाँ पे स्टेंटिंग कर रहे हैं, कौन सी बेहतर होनी चाहिए इनमें से? PCI बिल्कुल, तो PCI इज़ द फर्स्ट चॉइस ट्रीटमेंट इन पेशेंट्स हु हैव मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, STMI, STEMI। अब होता ये है कि PCI फिर TPA आप किन पेशेंट्स में करते हैं, सवाल ये है। तो कुछ जो है ना इसमें क्राइटेरिया होते हैं। PCI इज़ प्रेफर्ड अगर आपके पास पेशेंट आया है और विद इन 90 मिनट्स में आप उस पेशेंट को PCI आप उसका करा सकते हैं, तो तब आप PCI कराएंगे। ठीक हो गया ये? 90 मिनट्स या 120 मिनट्स कहीं लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूज नहीं कर रहा। मतलब आपके पास एक पेशेंट आया है, आप इस वगैरह इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने आपने इमीडिएट मैनेजमेंट कर दी, आपसे अब आपने आगे करना है, आपने ये देखना है कि क्या विद इन 120 मिनट्स ये इस पेशेंट की PCI हो सकती है 1.5 घंटे के अंदर अंदर या नहीं। अगर हो सकती है तो आप क्या करेंगे? PCI करेंगे। अगर PCI 120 मिनट्स में नहीं हो सकती फिर आप क्या करेंगे? TPA करेंगे। ठीक है। इफ PCI क्वेश्चन है, पूछें। जब से उसको सिम्टम्स आना शुरू हुए हैं, उसे घर से लेके आए हॉस्पिटल तक, बिल्कुल वो सारा और दूसरा सर्जरी का टाइम, ये सारा इंक्लूड करके 120 मिनट्स होने चाहिए, या अभी इसे घर से यहाँ तक लाया उसके बाद मजीद हमारे पास 120 मिनट का टाइम है? हाँ, गुड क्वेश्चन। ठीक है, गुड क्वेश्चन। तो इसमें 2 टाइम्स आ जाते हैं जो मैं PCI का स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि ये आपके पास आने के बाद, मतलब टाइम टू लैब इसको मैं कह देता हूँ कि आपके पास फर्स्ट कांटेक्ट हो गया, ये पेशेंट आपके पास आ गया है। अब आपके पास आने के बाद अगर 20 मिनट के अंदर अंदर PCI हो जाती है तो PCI करनी चाहिए, अगर नहीं हो सकती तो फिर TPA, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ठीक हो गया? ऐसा क्यों? ठीक है, भाई इसकी रीजन क्या है? इसकी रीज़न क्या है? अच्छा, मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ। रीज़न इसकी ये है कि देखो मेडिसिन जो चलती है ना, क्लिनिकल प्रैक्टिस से चलती है ट्रायल्स पे। बेस्ट होते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, या आप लोग CMA में पढ़ चुके हैं। तो जब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स ये करते हैं, जो किए हैं अभी तक, उन सारों में ये आया है कि सबसे ज़्यादा उन पेशेंट्स को फ़ायदा है जो डॉक्टर के पास आ जाएं डिजीज़ सिम्टम ऑनसेट से 12 घंटे के अंदर अंदर, नंबर 1। फिर उनमें सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा है जिनको 120 मिनट्स के अंदर अंदर जिनकी PCI हो जाए, मतलब कि उनके जो जहाँ पे एंजियोग्राफी होनी है वहाँ तक वो 120 मिनट्स के अंदर अंदर पहुँच जाए। अगर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप उनमें फ़ौरन TPA करें। ये आर्बिट्रेरी टाइम पीरियड इसलिए रखा गया है क्योंकि देखो एक पेशेंट आया है, आपको पता है कि PCI है लेकिन 2 घंटे लगे, तो बेहतर नहीं है कि आप उसकी 2 या 3 घंटे बाद PCI कराने की बजाय फ़ौरन उसी वक्त ही आप उसे टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दे दो। तो ख्याल में मुझे तो ये बेहतर लगता है, आपको बेहतर लगेगा, पर इन एक्चुअलिटी जब तक आप कंट्रोल ट्रायल्स नहीं करोगे तब तक ये कंफर्म नहीं हो सकता। और कंट्रोल ट्रायल्स ने कंफर्म किया है कि PCI इफ़ इट इज़ गिवन विद इन 120 मिनट्स इट इज़ बेनिफिशियल। उससे ज़्यादा लेट करेंगे तो उससे बेहतर ये है कि आप फ़ौरन TPA दे दें। भाई एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं है? कुछ लोगों को हॉस्पिटल आने में देर हो जाती है, कुछ सफ़र आगे पीछे लंबा हो जाता है। तो एक बंदा जो 1.5 घंटे के बाद पहुंचा है, उसका जो PCI हुआ उसका टाइम डिफरेंट होगा, यानी कि इन्फेक्शन होने के कितनी देर बाद PCI हुआ। और अगर एक बंदा जो आधे घंटे में पहुंच गया उसका डिफरेंट होगा। तो फिर ऐसा एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए कि जो ही सिम्टम आना शुरू हुए हैं उससे PCI तक कितना ड्यूरेशन है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑक्सीजन के बगैर कार्डियक टिश्यू कितनी देर रह सकता है। उस पर डिपेंड करता है ना कि अगर एक टिश्यू है उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो गई है तो कार्डियक टिश्यू कितनी देर तक ज़िंदा रहेगा, या कितनी देर तक सबसे ज़्यादा अच्छे चांस हैं कि मिनिमल डैमेज हो उसको। वो टाइम पीरियड जो है ना इन्होंने निकाला है 12 आवर्स का राउंड अबाउट।
रफली, कि अगर 12 आवर्स के अंदर अंदर सिम्टम ऑनसेट के पेशेंट पहुंच जाता है तो उसकी मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी मतलब उसके बचने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर पेशेंट 12 घंटे के बाद पहुंचता है तो उन पेशेंट्स में यूजली पीसीआई करते नहीं हैं, उनमें सिर्फ टीपीए यूज़ करते हैं और उसके भी बेनिफिट्स कम है क्योंकि उस टाइम पीरियड के बाद तक जो है ना काफ़ी ज़्यादा टिश्यू डैमेज होता है, जिसके बाद टीपीए भी उतना फ़ायदा नहीं करती। तो ये जो आपकी बात है ना कि एक होना चाहिए वो टाइम पीरियड इन्होंने 12 आवर्स का रखा है कि विद इन 12 आवर्स अगर पेशेंट आ जाता है और एक आपके पास पहुंचने के 1.5 घंटे के बाद उसकी या 2 घंटे के बाद उसकी पीसीए हो सकती है तो उसकी पीसीआई करो, अगर नहीं पॉसिबल तो फिर टीपीए करो। अगर 12 घंटे के टीपीए देने के बाद दोबारा पीसीआई कर सकते हैं? टीपीए देने के बाद दोबारा पीसीआई कर सकते हैं मेरे हिसाब से, मुझे अब इतना नहीं पता, इसका मुझे पढ़ना पड़ेगा। टीपीए सैल्वेज है, इसके बाद शायद कैबेज या एंजियोप्लास्टी करते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में श्योर नहीं, मैं इसके बारे में पढ़ के आपको नेक्स्ट टाइम बता सकता हूँ। ठीक है, तो ये थी एसटी एलिवेशन एमआई की ट्रीटमेंट जो फ्लो चार्ट है सिंपल टर्म्स में। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर मोना, मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रेट्स, एस्पिरिन प्लस क्लोपिडोग्रेल, और फिर रिवैस्कुलराइजेशन। रिवैस्कुलराइजेशन के लिए पीसीआई है और टीपीए है। और रिवैस्कुलराइजेशन में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आप इधर भी मेंशन करें और बल्कि इधर देख लेता हूँ बेहतर है। एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल का क्या मकसद था वैसे, क्यों हम इन पेशेंट्स में एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल स्टार्ट कर रहे थे? ब्लैक रप्चर के बाद फर्दर थ्रोम्बोसिस ना हो, तो थ्रोम्बोसिस से बचने के लिए कह रहे थे। पर थ्रोम्बोसिस में हेपरिन, मैं भी बिल्कुल मैं उसी बात पे आ रहा था कि देखो जो कोagulation के आपको पार्ट पता है कि 2 पार्ट्स होते हैं। पहला ये है कि प्लेटलेट्स आती हैं, प्लेटलेट्स आने के बाद फिर वो कोagulation कैस्केड जिसमें फाइब्रिनोजन एक्टिवेट होते हैं वो होता है। तो आप अभी इमीडिएटली सिर्फ एक को करेंगे क्योंकि ये ऑरल ड्रग्स हैं, आप दे सकते हैं। इसके साथ जो ज़रूरी है वो ये है कि आप पेशेंट को हेपरिन दें, स्पेसिफिकली लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन या उसका दूसरा नाम है एनॉक्सापेरिन। ठीक है, ये जो दूसरा है ना फाइब्रिनोजन बनना उसको रोकेगा। तो इन एसेंस ये दोनों जो ड्रग्स हैं इनका कॉम्बिनेशन जो थ्रोम्बस है उसकी प्रोलिफरेशन को रोकेगा। पर जो थ्रोम्बस बन चुका हुआ है पहले का, उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए टीपीए या पीसीआई रिवैस्कुलराइजेशन की। दिस वाज द ट्रीटमेंट एल्गोरिथम फॉर एनस्टेमी। आपने क्या किया? अब जो है वो दूसरी तरफ है अनस्टेबल एंजाइना या एनस्टेमी। अनस्टेबल एंजाइना एनस्टेमी ये है कि इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है ट्रीटमेंट मोडालिटी, मतलब कि आप किस तरह प्रोग्रेस करेंगे। उसमें आप देखते हैं कि पेशेंट हाई रिस्क है या पेशेंट लो रिस्क है। ठीक है, फॉर अनस्टेबल एंजाइना यू हैव टू सी वेदर द पेशेंट इज हाई रिस्क और द पेशेंट इज लो रिस्क। अब आपको ये कैसे पता लगता है कि पेशेंट हाई रिस्क है या लो रिस्क है? आपके नज़दीक क्या क्या चीज़ें लगती हैं? बिल्कुल, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बिल्कुल। आप क्लिनिकल साइंस देखेंगे, आप ये सारी, और आप पेशेंट को स्ट्रेटिफाई कर देंगे कि हाई रिस्क है या पेशेंट लो रिस्क है। और भाई पहले पिछली एपिसोड्स ऑफ स्टेबल एंजाइना भी पूछेंगे ना? बिल्कुल, सब कुछ पूछेंगे। इनको कलेक्टिवली जो है ना स्कोरिंग सिस्टम्स में डिवाइड करते हैं। एक स्कोरिंग सिस्टम है ग्रेस, दूसरा है PIMI। इनकी डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ कि रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन के लिए ये यूज़ होते हैं ये स्कोर सिस्टम्स जो हैं। तो आपने पेशेंट को स्कोर किया इन स्कोर सिस्टम्स की बेस पे, और आपके पेशेंट 2 कैटेगरीज में आ जाएंगे, 1 इज़ हाई रिस्क एंड 1 इज़ लो रिस्क। अगर पेशेंट हाई रिस्क आ रहा है तो तब आप जो स्ट्रैटेजी करेंगे दैट विल बी इन्वेसिव। इन्वेसिव स्ट्रैटेजी में क्या होना चाहिए आपके नज़दीक? PCI और कैबेज। PCI और कैबेज, एक्सीलेंट। और अगर पेशेंट लो रिस्क है तो फिर मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट में जो हमने प्रिवेंटिव सारी की थी डिस्कस, और उसके अलावा ये सारी ड्रग्स। इन पेशेंट्स में आप TPA देखो, TPA रिवैस्कुलराइजेशन है, और रिवैस्कुलराइजेशन को इन्वेसिव के साथ
बल्कि TPA इनके साथ में लिखना चाहिए इधर, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। जो लो रिस्क पेशेंट्स हैं उनमें TPA या इन्वेसिव आप तब करते हैं जब उनमें दोबारा सिम्टम्स हो जाएं या वो लो रिस्क से हाई रिस्क में बन जाए। ठीक हो गया? यस। मैंने काफ़ी अभी शॉर्ट और सिंपल करके बताइए क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी ऊपर भी हो गया, 5:11 हो गए हैं। तो इन मतलब आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ना, बट इन सिंपल पेशेंट जब आता है आपने डायग्नोसिस बना लिया तो ER मैनेजमेंट विल कंसिस्ट ऑफ दीज थिंग्स, द ड्रग्स इनका निमोनिक था मोना प्लस लो मोलिकुलर वेट हेपरिन एनॉक्सापेरिन। अगर STMI है, पेशेंट 12 घंटे के अंदर आया है, आपसे मिलने के बाद 120 मिनट के अंदर PCI उसकी हो सकती है तो यू विल स्टार्ट PCI। अगर नहीं हो सकती यू विल स्टार्ट TPA। अगर पेशेंट को अनस्टेबल एंजाइना है या नॉन स्टेमी है तो इस पेशेंट में अगर उस पेशेंट आपने रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन की, अगर स्कोर ज़्यादा है तो यू विल स्टार्ट पेशेंट यू विल प्रोसीड टू इन्वेसिव स्ट्रेटजी। अगर पेशेंट का रिस्क रो है तो आप सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट पे काम कर सकते हैं। दिस इज़ द कंसाइज और शॉर्ट ट्रीटमेंट ऑफ STEMI एंड NSTEMI एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। हाई रिस्क वालों को भी पहले मोना तो देंगे ना? बिल्कुल, मोना सब में, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की मैनेजमेंट में मोना है, ठीक है। ये मैं आपको अभी ये दिखाता हूँ, फ्लो चार्ट्स काफ़ी अच्छे डाले हुए थे बट टाइम थोड़ा सा नहीं था। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपने मैनेजमेंट करनी है सबकी। लेट मैनेजमेंट वो है, एक्यूट मैनेजमेंट ये है, ये भी आप लोग देख लेना। इसको देख लेते हैं, ठीक है। चेस्ट पेन की जब भी प्रेजेंटेशन होगी तो आपने उनके ये जो साइंस एंड सिम्टम्स वाला है, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एसेस किया, उसके बाद ट्रीटमेंट्स वाला आई एम नॉट श्योर कहाँ चला गया, एक तो स्विच हो जाता है मुझसे बार बार। तो ट्रीटमेंट्स वाला आई एम नॉट श्योर कहाँ चला गया। बहरहाल ट्रीटमेंट सारों की जो है ना वो स्टार्ट में वही इनिशियल है, आगे जाके जो है ना वो मोडालिटीज़ डिफरेंट होती हैं। ट्रीटमेंट इनिशियल सबकी ये है, दोनों की, चाहे वो अनस्टेबल एंजाइना या STMI या ST एलिवेशन MI, ट्रीटमेंट यही है इनकी। अच्छा, किसी को अभी तक कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लें। सब कुछ क्लियर है? क्लियर। चलो ठीक है फिर। अच्छा, अब ये है कि कुछ ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स थे जो इसमें लिखे हुए थे, कैबेज और कॉम्प्लिकेशंस थी और कुछ प्रेजेंटेशंस थी इसके अलावा, और वो मैं कह रहा हूँ कि फिर अभी टाइम वैसे भी ऊपर हो गया, ज़्यादा लंबा हो गया, तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। यस सर। ठीक हो गया? सर कल से थोड़ा अर्ली स्टार्ट कर लें, अगर आप 5 बजे तक एंड